कि मैंने जो लिखा उसके बाद शाहरुख खान बनेगा। ये जो उनका वर्ल्ड वॉर है जिसका नाम है डिल्यूमिनाटी, इल्यूमिनाटी जो कम्युनिटी है उसके अंदर घुसने के बाद हुआ है। आपने जब स्टार्ट किया था उस टाइम पे और करंट स्टेज पे बहुत सारे सिंगर्स बेचारे जो बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं उनको उनके फिल्म के गाने के लिए पैसे नहीं मिलते। आज के डेट में सुशांत सिंह राजपूत भी रहते। सुशांत की एक्टिंग के ग्राफ को देख रहे थे कि इस बंदे ने क्या कमाल की एक्टिंग करी यार। MS धोनी, छिछोरे और ये और वो। अदरवाइज एक बंदा जो कि छिछोरे जैसी फिल्म में आपको ज्ञान दे रहा है कि सुसाइड नहीं करना है, वो खुद डिप्रेशन से जूझ रहा होगा, कैसे पॉसिबल है। व्हाट डू यू फील ऑफ नेपोटिज्म? नेपोटिज्म जैसी कोई चीज़ जो है ना सिर्फ उन लोगों के लिए एग्जिस्ट करती है जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और कर नहीं पाते। जो बॉलीवुड की फिल्में हैं वो इसीलिए उतनी अप्रिशिएट नहीं की जा रही हैं क्योंकि कुछ कहते हैं संगत का बहुत फर्क पड़ता है। और शाहरुख खान इसीलिए भी बन पाया है। राइटर, डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले, अगर ये तीनों एक ही इंसान बंदा है, वो मूवी अच्छी होगी। अचानक से उसने फोन रख दिया, काट दिया। ओह शिट, व्हाट हैपेंड? नवनीत भाई, जयेश भाई, वेलकम टू द जयेश रंजन शो। थैंक यू अभी वेरी तक मच। आप बस पॉडकास्ट लिया करते थे, हाँ। आज पहली बार आप पॉडकास्ट देने आए हो। थैंक तो यू, सबसे पहले थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू वेरी एक्सेप्टिंग मच द फॉर इनविटेशन। हैविंग मी हियर। क्योंकि हम लोग बहुत दिन से इस बारे में बात कर रहे थे और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम इस बारे में बात कर सकते हैं। मेरी लाइफ में अभी तक इसके पहले इतनी खुल के शायद कभी नहीं बताई जो आज शायद हम कोशिश करेंगे निकाल कर लाने की। तो आपने लाइफ की बात की, तो स्टार्ट लाइफ से ही करते हैं कि ठीक है। लाइफ स्टार्ट कैसे हुई और कैसे आरजे नवनीत बने। ठीक है, तो मैं एक बहुत छोटे गांव को बिलोंग करता हूँ, उसका नाम नेपा नगर है। सो खंडवा के पास में जगह, खंडवा इज़ अ नोन प्लेस फॉर किशोर कुमार। किशोर कुमार का बर्थ प्लेस जो है वो खंडवा है। तो वहाँ से कुछ 40 किलोमीटर दूर ये नेपा नगर छोटी सी जगह है। मेरा बर्थ भी वहीं का है, तो मेरी स्कूलिंग वहीं पे हुई। मैं अगर बहुत छोटेपन से अपने आप को याद करता हूँ तो मुझे याद आता है एक भोला सा छोटा सा डब्बू बच्चा, जिसको अगर आप किसी स्टेज पर ले जाकर खड़ा कर दो शायद तो कुछ बोल ना पाए। तो 3rd क्लास में मैंने पहली बार कुछ स्टेज पर आकर परफॉर्म किया था और वो भी एकदम सा सडन था कि मेरी टीचर ने बोला कि चलो आओ नवनीत और कुछ बोलो। और मैं जब बोला तो मेरे हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे। तो स्टेज फियर था आपको उस बहुत ज़्यादा स्टेज फियर था मुझे। और उसके बाद जब मैं जैसे आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मर ही ना जाऊँ बस। टाइम? मुझे भी स्टेज फियर और था। ये फियर बहुत ग्रेजुअली धीरे ख़त्म हुआ। वो भी तब जब मैंने अच्छे लोगों को परफॉर्म करते देखा। ओके। तो मैं लोगों को देखकर ही सीखा हूँ जो भी सीखूँगा लाइफ में, चाहे वो कम्युनिकेशन की बात हो या फिर लाइफ में अच्छा इंसान बनने की बात हो। तो हर इंसान की लाइफ में होता है ना, अलग-अलग फेजेज़ आते हैं। तो जब हम लोग छोटी गाँव के होते हैं तो वहाँ की फ़िलॉसफ़ी, वहाँ के आस-पास के लोगों के रहन-सहन, वो सारी चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस करती हैं कि वही आपको अच्छा इंसान भी बनाती है और बुरा भी बनाती हैं। सो जब एक लड़का बड़ा होता है तो उसकी लाइफ में क्या-क्या चीज़ें आती हैं और फिर वो कैसे एक राइट ट्रैक को पकड़ता है। तो वो सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई और वो गाँव से लेकर शहर तक का जो सफ़र है वो बहुत कमाल का रहा है। तो आपने किस टाइम पे, वो स्पेसिफिकली किस टाइम पे आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आई कि हुँ। आपने जाके टर्न ले लिया वहाँ पे? आपको लगा कि नहीं, अब यहाँ से टर्न लेना ज़्यादा सही है। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे, मुझको लगता है कि ऐसा एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं आता कभी कि इस पॉइंट से मैंने सोच लिया कि मैं टर्न ले लूँ। वो मेरे ख्याल से छोटे-छोटे पॉइंट्स आते हैं जो आपको रियलाइज़ करवाते हैं कि यार ये सही नहीं है, आने ये वाला गलत है, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। तो वो चीज़ें जब आपकी लाइफ में होती है तब आपको समझ में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अच्छे से याद है, मेरी कॉलोनी में एक लड़का रहता था, ही वाज़ अ डूड, बहुत अच्छा दिखता था वो, कूल डूड। 69। हाँ, तो 69 तो लड़कियाँ उसको देखकर बड़ी दीवानी होती थी और मुझको लगता था यार मैं इसके जैसा कैसे बन सकता हूँ। तो मुझे पता चला कि स्कूल टाइम हमारा 12 ओ क्लॉक था, तो वो 11:30 बजे जो है वो एक चौराहे पर जाकर खड़ा हो जाता था और जब तक सारी लड़कियाँ वहाँ से निकलती नहीं थी वो खड़ा होकर उन लोगों को देखता था और लड़कियाँ भी उसको देखती थी। तो मेरी भी इच्छा थी कि लड़कियाँ काश मुझे भी देखें। तो जब मैं वहाँ जाकर खड़ा हुआ उसके साथ पहली बार तो मुझको गिल्ट फ़ील हुआ यार, कि यार मैं ऐसा कैसे खड़े हो सकता हूँ यार कहीं पर? लड़कियों को ताड़ने के लिए मुझे खड़ा होना पड़ रहा है। संगति का असर। संगति का तो संगत कैसे रंगत बदलती है, मुझको वो समझ में आ गया उस दिन कि भाई ये अपन काम कर नहीं पाएंगे कभी जीवन में। एंड दैट वाज फर्स्ट एंड लास्ट डे। उसके बाद मैंने उस लड़के के साथ ऑलमोस्ट धीरे-धीरे करते दोस्ती ख़त्म भी कर ली। रीज़न ये था कि मैं शायद कभी उस तरह की उस प्रोसेस पे काम नहीं करना चाहता था कि मैं कैसेनोवा कहलाऊँ या लड़कियों को छेड़ने वाला कहलाऊँ, वो कभी थॉट था ही नहीं। कूल। हाँ, ये ज़रूर चाहते थे कि लड़कियाँ देखें आपके काम को, आपको अप्रिशिएट करें, लेकिन पीछे इस पड़ तरीके के से नहीं। ये छिछोरी हरकत नहीं करनी थी। तो ये एक पॉइंट था। फिर जब इंदौर आ गए तो इंदौर आके अच्छे-अच्छे लोगों से मुलाकात कब हुई। आए आप इंदौर? मैं 2000 में इंदौर आया। 2000? हाँ,
तो 24 साल हो गए 24 साल हो गए। Oh my God. तो जब मैं आया तो उसके बाद में बहुत अच्छे लोगों से मिला, स्पेशली कुछ अच्छे आर्टिस्ट से मिला। और हमारे गुरु जो जिन्होंने मुझे ध्यान सिखाया, स्वामी ध्यानालोक जी, वो मेरा टर्निंग पॉइंट है मेरी लाइफ का। मैं हमेशा इस चीज़ को बोलता हूँ कहीं पर भी कि आप जब भी किसी इंसान को अच्छा बनाना चाहते हो तो उसके बारे में अच्छा बोलना शुरू कर दो। या ही यूज्ड टू टेल मी कि हम्म। तू बहुत अच्छा लगा यार, तू बहुत अच्छे दिल का इंसान है, तू बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में फीड होना शुरू हुई ना, सबकॉन्शियस माइंड में वो सबकॉन्शियस चीज़ माइंड आ में जाता चलना है। शुरू हो गई कि राइट मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ। तो फिर मैं बुरा इंसान कैसे बिहेव कर सकता हूँ ना, मैं किसी लड़की को कैसे छेड़ सकता हूँ ना, मैं किसी का गलत कैसे कर सकता हूँ ना, मैं किसी को कैसे डिच कर सकता हूँ ना, ये सारी चीज़ कभी दिमाग में आई नहीं फिर। तो अच्छा इंसान बोलते उन्होंने मुझे अच्छा इंसान बना दिया। राइट। नहीं, ये एक्चुअली एक बुक है सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। हाँ। तो ये कहा भी जाता है कि जैसे मान लो आपको कोई चीज़ चाहिए, हम्म, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ना धीरे धीरे उस चीज़ को एक्टिवेट करने लगता है। जैसे 100%। अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको 10 करोड़ चाहिए, हम्म, तो हम लोग क्या बोलते हैं, यार उस दिन 10 करोड़ आए, जिस दिन 10 करोड़ आएंगे तो आएंगे हम तो ये क्या करेंगे। करूँगा, राइट। आपको क्या बोलना चाहिए, हाँ, अरे यार मेरे पास मेरे 10 पास करोड़ आई आ हैव, गए, यस यस, आई हैव 10 हाँ, करोड़ रुपीस। राइट तो वो सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करने लगता है कि हाँ आ गए हैं। तो बिलीव करते रहते हो, आप बिलीव करते रहो, तो आप डिसीजंस वे आउट भी वैसे ही निकालते हो हाँ, कि आपके पास आ गए और इवेंचुअली आप वहां पहुंच जाते हो। राइट। तो तो दैट इज द पावर मैनिफेस्टेशन भी ऑफ, तो यही हाँ, बोल रहा ये है, दिस इज द एग्जैक्टली सेम थिंग। सेम थिंग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जितनी भी नदियां हैं वो सारी समुद्र में जाके समुद्र मिल में रही जाके हैं। मिलती है। रीजन ये क्योंकि वो बड़ा है ना। ऐसे लाइफ में अबंडेंस उसी के पास आएगी जो अपने आप को फुलफिल्ड मानेगा। अगर आप अपने आप को फुलफिल्ड मानते हो कि मेरे अंदर वो सारी चीज़ें हैं, चाहे वो कंपैशन हो, प्यार हो, नॉलेज हो, अमीर बनने के लिए जितना पैसा रिक्वायर्ड हो, सब कुछ है, तो फिर वो सारी चीज़ अपने आप आपके पास आने लगती है। ये हमेशा मुझको कोट याद रहता है सोनू शर्मा का। जब मैं उनको पॉडकास्ट कर रहा था, उन्होंने मुझसे एक बहुत खूबसूरत बात कही थी कि नवनीत, हमेशा काम के पीछे भागना, पैसे के पीछे मत भागना। अगर तुम अपना काम अच्छा करना लगोगे ना, तो पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट, यस, वो अपने आप आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता आपके लिए। एग्रीड। तो मैं भी इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि मैं जितना अच्छा काम कर सकता हूँ उसी पे काम करता हूँ, एंड रेस्ट भगवान पर छोड़ के अपने आप देखता हूँ, तो गाड़ी चल रही है अपने आप ही। तो आपने जैसा भी कहा कि आप ध्यान वगैरह करते हो, तो डू यू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ये सब करते हो आप? 100%, यस यस यस। व्हाट चेंजेस, क्या क्या चेंजेस आए आपके लाइफ मुझे में? लगता है कि ध्यान ने सबसे पहले मुझको बताया कि मैं क्या हूँ, मेरे भीतर की कैपेबिलिटीज़ क्या है, ये मुझे ध्यान के थ्रू ही पता चली। अदरवाइज़ जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि मैं बहुत शाय था, मैं शायद पब्लिकली खड़े होकर बात करना तो खैर एक बहुत बड़ा टास्क होता है, हर कोई भी नहीं बोल पाता। हम में से भी शायद जितने लोग यहाँ बैठे हैं, शायद पब्लिकली वो कोई चीज़ जाकर ना बोल पाएँ। लेकिन अदरवाइज़ किसी के सामने खड़े होकर अपनी बात रख पाना भी एक टास्क होता है कई बार लोगों के लिए। मैं इतना शाय था कि अगर मुझसे कोई चीज़ कह दे तो मैं उसको भी रिवर्ट नहीं कर पाता था प्रॉपर्ली। तो वो चीज़ों से ओवरकम करने में मेरे को ध्यान ने बहुत हेल्प किया। ध्यान ने मुझे बताया कि मैं वो सारी चीज़ें कर सकता हूँ। ध्यान ने मेरे लिए वो काम किया जैसे कि शायद वो रामायण में हनुमान के लिए सारे सैनिकों ने मिलकर किया था कि तुम उड़ सकते हो भाई साहब। जामवंत में अपनी जामवंत शक्तियों में का अपनी, हाँ। तो रियलाइज कर दिस हाउ हैपेंड विथ मी थ्रू मेडिटेशन कि मेरे अंदर की जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो निकल कर धीरे-धीरे आना शुरू हुई। मैं एक बेहतर कलाकार, एक बेहतर इंसान कैसे बन सकता हूँ, वो मेडिटेशन ने मुझको सिखाया। कितना टाइम से आप मेडिटेशन और ध्यान कर रहे हैं? अभी थोड़ा-सा कम है, लेकिन जब मैं स्वामी जी के साथ था, मैंने बहुत ध्यान किया है। मतलब हम लोग के संडे तो सेशंस होते थे, अदरवाइज़ वर्कशॉप्स भी होते थे, रेगुलर घर पर भी हम लोग मेडिटेशन करते थे। बट एक ध्यान का एक ये चीज़ है कि ध्यान का मतलब सिर्फ ध्यान में बैठना नहीं है। ध्यान का मतलब जो भी चीज़ हो रहा है उसको ऑब्ज़र्व करना भी है। जैसे हम लोग इस वक़्त यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं जानता हूँ कि मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं नहीं हूँ, कोई बात कर रहा है और मैं इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ और आप भी जो ये नोट कर रहे हो, या आपको भी पता है कि ये हो रहा है। ये सारी चीज़ ध्यान है। एवरीथिंग व्हिच इज़ हैपनिंग अराउंड, वो वहाँ पर बैठ के मोबाइल पे कुछ देख रहे हैं, ये सब कुछ ध्यान के तहत ही है। तो जब हम चाय पी रहे हैं तब भी वो ध्यान है कि मुझे हर सिप में उसका स्वाद आ रहा है। जब मैं खा रहा हूँ उसको, जब मैं च्युए कर रहा हूँ, तो मुझे उसको पता है कि इसका स्वाद, या जो मेरी जो स्वाद ग्रंथियाँ हैं उसको किस तरह से अडॉप्ट कर रही हैं, सारा चीज़ ध्यान ही है। तो कोई भी चीज़ बहुत कॉन्शियसली करना इज़ ऑल्सो मेडिटेशन। ओके। तो जैसे हम मतलब हमने काफ़ी वीडियोस, रील्स, काफ़ी बातें होती हैं ऑन मेडिटेशन, हाउ दिस कैन हेल्प यू इन योर लाइफ, इन जी। प्रोडक्टिविटी। बट ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, मैं भी उसमें से एक हूँ। मैं चाहता हूँ मेडिटेशन करना, कि मैं रोज चाहता हूँ कि मैं स्टार्ट करूँ। ठीक है। जैसे ही मैं बैठता हूँ, हाँ, पोजीशन लेता हूँ, हाँ। और सारे जो थॉट्स है ना इधर उधर के, मतलब वो सेंट्रलाइज नहीं होता है थॉट। हाँ। मेडिटेशन है कि आपके जो थॉट्स हैं वो है। एक जगह सेंट्रलाइज्ड होने चाहिए। हाँ, यही सबसे बड़ा मिथ है एक्चुअली। अच्छा, हाँ, तो ये मिथ बहुत बड़ा है कि आपको आपके थॉट्स को रोकना है।
ऐसा हो नहीं सकता। द मोमेंट आई विल से कि आप बंदर के बारे में मत सोचना, बंदर आ गया आपके दिमाग में। हाँ, तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि आपको जो चीज़ करने के लिए मना की जाएगी वही आप करेंगे। राइट। तो आपको तो किसी थॉट पर जाना ही नहीं है, आपको किसी थॉट को रोकना भी नहीं है। आपको सिर्फ़ आपकी ब्रीदिंग पर ध्यान देना है। आपको ये सोचना है कि मेरी यहाँ से साँस गई और नेवल तक जा रही है। तो हर बार बस साँस अंदर तक गई और बाहर तक आई, इस प्रोसेस को आपको अंदर भीतर अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, इसको सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करना है। शुरुआत में हो सकता है वो साँस यहाँ तक पर आप ऑब्ज़र्व कर पाओ, फिर यहाँ तक ऑब्ज़र्व कर पाओ। सिमिलरली जब बाहर आ रही है तब भी उसका एक लिमिट रहेगा, पर ग्रेजुअली एक टाइम आएगा कि आपका पूरा ध्यान साँस पर ही होगा, और जिस टाइम पर आपका ध्यान पूरा टाइम साँस पर होगा ना, फिर थॉट्स गायब हो जाएँगे, पूरी तरह से। ओके। एक बार एक स्टूडेंट था, वो अपने टीचर के पास जाके यही कह रहा था कि मुझको जब आपने कहा कि थॉट कोई दिमाग में नहीं आना चाहिए, तो मैं पूरे टाइम मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट्स आते ही रहे, कुछ ना कुछ मैं सोचता ही रहा, तो इसको कैसे रोकूं? तो उन्होंने कहा कि एक काम कर, दौड़ के जा और पास की नदी से मेरे लिए एक पानी, एक गिलास पानी, एक लोटा पानी लेकर आ। तो वहाँ पर जाता है तो फट से पानी भरता है, गुरु ने कहा जल्दी लेकर आना। लेकिन जैसे ही भरता है तो उसमें देखता बहुत सारा कचरा आ जाता है, क्योंकि बिल्कुल कॉर्नर से पानी लेता है वो। तो बोलता है अरे यार, इतना गंदा पानी मैं गुरुजी के लिए कैसे लेके जाऊँ? तो वो उस लोटे को ज़मीन पर रखकर सोचने लगता है कि मैं क्या करूँ, किसी चीज़ से छान लूँ, क्या हो कि ये गंदा पानी जो साफ़ हो जाए। उस चीज़ में कुछ समय लग जाता है, और जैसे ही देखता है नीचे झुककर, तो पानी के अंदर जो कचरा होता है सब नीचे बैठ चुका होता है। तो दिस इज़ मेडिटेशन, दिस इज़ प्रोसेस। ओके। कि हम जब किसी चीज़ को टाइम दे देते हैं ना, हमने ब्रीदिंग पर टाइम दिया तो थॉट बंद हो गए। सिमिलरली हमने उस पानी को टाइम दिया तो कचरा नीचे चला गया। तो वही मेडिटेशन है, वी हैव टू गिव टाइम टू इट। अमेजिंग एग्जाम्पल। तो आपके ये मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी ने, जैसे आपने कहा कि आप पहले बहुत अंडर कॉन्फिडेंट या बहुत, हाँ। ठीक है, बट नाउ यू आर अ आरजे या यू हैव बीन अ आरजे। यस, यस, यस। तो ये अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा आरजे कैसे बन गया? हाँ, ये मैंने कहा ना कि हमारे स्वामी जी ने मुझे एक अच्छा इंसान भी बनाया, एक कॉन्फिडेंट इंसान भी बनाया। मुझे अच्छे से याद है, मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ। मैंने मेरा पूरा ग्रेजुएशन तक मैंने हिंदी में ही सब कुछ पढ़ा है। मेरे पेपर भी मैंने हिंदी में ही तो लिखे हैं। लहजा आपको पता पूरा है? लहजा मुझे पता, और हिंदी भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, बिकॉज़ गाँव में जो टीचर होते हैं वो अलग-अलग स्टेट से आते हैं। तो वो अलग-अलग स्टेट से आते हैं, तो अपना डायलेक्ट लेकर आते हैं। तो मैक्सिमम बार यूपी के, बिहार के लोग, तो वो एम को हेम सिखाते थे, और उनका डायलेक्ट भी थोड़ा-सा डिफरेंट होता। तो जो हिंदी भी आती थी वो बहुत सही नहीं थी, ठीक-ठाक थी। तो जब यहाँ इंदौर आया, और इंदौर आकर जब रेडियो के बारे में किसी ने कहा कि तुमको रेडियो जॉकी बनना चाहिए, बिकॉज़ यू स्पीक गुड, यू सिंग गुड, तो वहाँ से दिमाग में सबसे पहले थॉट फीड किया स्वामी जी ने कि यू कैन ट्राई इन रेडियो एज़ वेल। तो लैंग्वेज पे काम करना शुरू किया। तो लैंग्वेज में पहले अंग्रेज़ी पे काम शुरू हुआ, फिर बाकी सारी चीज़ों पे काम शुरू हुआ। तो मुझे लगता है कि उन्होंने ही मेरे अंदर ये फीड किया कि यू कैन स्पीक गुड। तो मुझे याद है कि जब मैं स्पोकन इंग्लिश क्लासेस जाता था, तो अ, बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाता था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक काम किया कर, हर संडे हम लोग का एक सेशन होता है जहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग होती थी। तो वो कहते थे कि यहाँ पर आकर सिर्फ़ 2 लाइन 2 लाइन बोलना है अपने को, 2 से ज़्यादा तीसरी नहीं बोलना है। तो मैं वहाँ पर जाता था, और अपना इंट्रो में रट रखा था। उस रटे हुए इंट्रो के साथ 2 लाइन बोलता था और आके बैठ जाता था। तो इनिशियली स्टार्ट ऐसे हुआ कि धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ, कि 2 लाइन से फिर 3 लाइन हुई, 3 से फिर 4 लाइन हुई। और सबसे अच्छी बात वो करते थे, वो ये करते थे कि आपके भीतर जो भी कला है, जो भी आर्ट फॉर्म आप जानते हैं, उस पब्लिक स्पीकिंग के बाद उसको परफ़ॉर्म करो आप। तो लोग उसके लिए आपको अप्रिशिएट करते थे। तो मैं गाने-वाने गाता था, तो मैं कभी-कभी गाने गाता था, कभी कोई पोएट्री करता था। तो लोगों ने मुझको हीरो की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया कि ही सिंग्स रियली वेल। तो पब्लिक स्पीकिंग तो एक बहाना हो गया। धीरे-धीरे लेकिन मुझको फिर किसी ने बताया कि यार तू गाता अच्छा है तब तो ठीक है, लेकिन तू 2-3 लाइन बोल के बैठ जाता है, वो अच्छी बात नहीं है। तो मुझको समझ में आया कि यार सिर्फ़ गाना नहीं है, बोलना भी है। वहाँ से धीरे-धीरे चीज़ें डेवलप होना शुरू हुई, और फिर 2 से 3 लाइन कैसे लिखी जा सकती हैं, उन लाइन में अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, उसमें रिसर्चेज़ कैसे ऐड की जा सकती है ताकि उसका वेटेज और बढ़ जाए। ये धीरे-धीरे ऐड हुआ, और फिर रेडियो की तरफ पहुँचे। सो मतलब आपने कहा कि पब्लिक स्पीकिंग के अब जो आपने टिप्स दिए, हाँ। तो आज के डेट में क्या होता है ना कि बहुत ऐसे लोग हैं, दे वांट टू बिकम कॉन्फिडेंट, हुँ, बट उन्हें क्या लगता है ना, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम हुँ। लर्निंग इंग्लिश। इज इट हाँ, ट्रू? नॉट एट ऑल। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं पब्लिक स्पीकिंग में शुरुआत में जाता था, तो ज़रूरी नहीं था कि मैं सारी भाषा ही या सारी लैंग्वेज में जो बोल रहा हूँ अंग्रेज़ी में बोलता था। उन्होंने कहा था कि आपको जाकर वहाँ पर शुरुआत में सिर्फ़ बोलना है।
लैंग्वेज शुडंट बी द बैरियर कि आप इस चीज़ के चलते रुक जाओ वहाँ पर कि आप अपना थॉट या जो भी आपके जहन में वो ना बोल पाओ क्योंकि आपको अंग्रेज़ी नहीं आती। आपको मैंने एक टॉपिक दिया, इस टॉपिक पे आपको जो भी आता है, शुरुआत में इसको बोलने की कोशिश करो। पर कोशिश करो कि उसके अंदर अगर आपने आज 20% इंग्लिश बोली तो कल उसको 30 करने की कोशिश करो। क्योंकि अंग्रेज़ी को हमारे देश के लोगों ने बड़ा हौवा बना रखा है। अंग्रेज़ी कोई ज्ञान का पैमाना नहीं हो सकता और मैं आज भी इस चीज़ को मानता हूँ और मैं हमेशा इस चीज़ की कोशिश करता हूँ। अब तो खैर क्या हो गया ना कि आप जब आप आरजे बन जाते हो, आप थोड़ा बहुत नाम गेन कर लेते हो तो फिर आप डरते नहीं हो किसी से कि अब मुझसे कोई अंग्रेज़ी में क्वेश्चन पूछता है तो मैं हिंदी में आंसर करता हूँ। क्योंकि मुझको लगता है कि मेरी मातृभाषा तो हिंदी है, मैं क्यों किसी से डरूँ यार? मुझे किसी का क्या डर, मुझे किसी को क्या साबित करना है कि मुझे अंग्रेज़ी आती कि नहीं आती, भाड़ में जाए। तो बट देयर वाज़ अ टाइम जब मुझको ये साबित करना होता था, तो उसके लिए मैंने अंग्रेज़ी सीखी थी। बट ऐसा कुछ फिर अब नहीं है, अब किसी को कुछ साबित नहीं करना है। लेकिन जब ये था, तो इम्प्रूवमेंट था क्योंकि मुझे लगता है कि अंग्रेज़ी भले ही बहुत बड़ा एक बैरियर हो या ना हो मुझे नहीं लगता, लेकिन हमको अंग्रेज़ी सीखना ज़रूर चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं बहुत सारा ऐसा लिटरेचर है, ऐसा म्यूज़िक है जो अंग्रेज़ी में है। सो इफ यू वांट टू एक्सप्लोर दैट लिटरेचर और म्यूज़िक और मूवी, तो आप अंग्रेज़ी नहीं सीखोगे तो आप तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो लाइफ़ में यार। तो क्यों ना सीख लो एक बार और फिर एक्सप्लोर करो सब कुछ अच्छा-अच्छा। नहीं मतलब आई एग्री ऑन दिस कि मतलब इंग्लिश सीखना इज अ एडेड एडवांटेज फॉर यू। Yes. बट मेरा ये मानना है जो मेजॉरिटी लोग होते हैं जिन्होंने ये बना रखा है, अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती है ना तो लोग मुझे बुद्धिमान नहीं समझेंगे, मेरी कद्र नहीं करेंगे, मुझे नीचा दिखाएंगे। ठीक है, ऐसे होता है, ऐसा पर्सपेक्टिव है। तो बट आई बिलीव कि इंग्लिश सीखो, बट इंग्लिश से आपके सक्सेस का, आपका कॉन्फिडेंस का कोई लेना देना नहीं है। आप हिंदी में अगर अच्छे हो, आप हिंदी बोलो, आप इंग्लिश बोलो, आपको जो बोलना है बोलो। क्योंकि मैं सेल्स वाला हूँ, तो ऐसे जो लोग सेल्स की आते हैं उनको लगता है कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं कैसे क्लाइंट को अप्रोच करूँ। मैं बोलता हूँ यार कोई, अब तुम्हारे क्लाइंट को ही अगर इंग्लिश नहीं आती होगी तो सही बात, तुम क्या बोलोगे? तो अगर वो इंसान आपसे हिंदी में बात कर रहा है तो आप हिंदी में बात करो, अगर वो इंग्लिश में बात कर रहा है तो भी आप हिंदी में बात करो, तो उसको समझ में आ जाएगी मुझे भी हिंदी में बात करना है, अगर वो दिमाग वाला होगा। राइट। तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है, लैंग्वेज इज समथिंग यू शुड लर्न कि हाँ इट इज एडेड एडवांटेज कि मैं और ज्यादा चीजें एक्सप्लोर कर पाऊँ। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। मैं किसी और रेडियो स्टेशन में था, तब वहाँ पर एक सेल्स हेड आई थी। शी वाज वेरी गुड एट इंग्लिश, कम्युनिकेशन वाज वेरी वेरी नाइस। तो जब आपका कम्युनिकेशन अच्छा होता है तो आप फर्स्ट बैरियर बड़ी इजीली पार कर जाते हो, ये मैं मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन आप सर्वाइव तभी करते हो जब आपके भीतर नॉलेज होता है। राइट। तो वो आ तो गई वहाँ पर रेडियो में, लेकिन 1 महीने के भीतर सबको समझ में आने लगा कि भाई इसका सिर्फ अंग्रेजी अच्छी और कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं आता है। तो 3 महीने भी सर्वाइव नहीं कर पाई वो। तो अंग्रेजी भाषा सिर्फ आपको एंट्री दिला सकता है, लेकिन आप वहाँ पर टिकेंगे नहीं टिकेंगे, ये बाकी सारी चीज़ें फिर आप काम करती है आपकी, आपका नॉलेज, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी अपब्रिंगिंग, ये सारी चीज़ उसमें काम करती है। आप और सबसे बड़ी चीज़ मुझको लगता है कि आप कितने अच्छे लर्नर हो। मुझे लगता है कि आप लर्नर अच्छे हो ना, तो ये सब बहुत सेकेंडरी चीज़ें हो जाती है। आपका सीखना और आपका सीख कर उस चीज़ को अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अंग्रेजी भाषा इज जस्ट लाइक कॉलेज डिग्री, बस नौकरी दिलाने के लिए आता है, एंट्री टिकट, उसके बाद कुछ नहीं होता है। ट्रू ट्रू राइट। तो जब आप मतलब बेसिकली किसी को आज की डेट में आरजे बनना है, तो पहले तो बताओ आरजे बनने के लिए क्या करना होता है? अब तो कोई बन सकता है आरजे। कैसे? कुछ नहीं करना है। जब हम लोग आरजे बनना चाहते थे तो उसके लिए हम लोग बड़ा स्ट्रगल करते थे यार। मुझे अच्छे से याद है, व्हेन आई थॉट टू बिकम अ रेडियो जॉकी, मैं बहुत सारे बड़े आरजे से मिलने के लिए पागलों की तरह भागता था कि कभी कोई आरजे मुझको मिलकर जो 2-3 लाइफ के छोटे टिप्स होते हैं दे दे, बिकॉज देयर वाज नो रेडियो जॉकी कोर्स एसएच उस टाइम बैक इन 2009 10 11 ओके। कोई नहीं था, ऐसा कोर्स भी नहीं था। तो बड़ी मुश्किल से मुझे मैं उस टाइम पर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस पढ़ाता था, पीडी क्लासेस लेता था। तो मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने बताया कि मेरे एक सर हैं, वो रेडियो में काम करते हैं। मैंने उसके पैर पकड़ लिए, स्टूडेंट था मेरे, मैंने बोला भाई मेरे को मिला उनसे यार। तो बोले सर मैं बात करता हूँ। उसने तुरंत मेरे सामने कॉल किया उनको, बोले सर ऐसा 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 है, हमारे सर जो हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो मुझको संडे के दिन उनसे मिलाने के लिए लेके गया। ही वॉज अ वेरी वेरी लर्नड एंड वेरी सीनियर रेडियो जॉकी ऑफ द टाउन, और उन्होंने मुझको लाइफ के बहुत बेसिक रेडियो के गुर सिखा दिए कि सबसे पहली बात, रेडियो सीखने के लिए कोई रेडियो कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर 7 दिन तक सारे जितने भी रेडियो स्टेशन आपके शहर के उसको सुन लेते हो,
तो आपको उनकी प्रोग्रामिंग पता चल जाती है, किस प्रोग्रामिंग पर या किस थॉट या किस साइक पर काम करते हैं। कोई रेडियो पुराने गाने प्ले करता है, कोई नए गाने प्ले करता है, कोई मस्ती पर ज़्यादा काम करता है, कोई इमोशन पे ज़्यादा काम करता है, कोई स्टोरी टेलिंग पे ज़्यादा काम कर रहा है, कोई किसी और चीज़ पर काम कर रहा है। तो आपको उसका एक साइक समझ में आए कि वो किस तरह के थॉट पर जो है रेडियो काम कर रहा है। दूसरा, फिर आप उन सारे रेडियोज़ के स्टेशन के आरजेज़ को सुनते हो तो आपको समझ में आता है कि आरजे की स्टाइल क्या है। फिर थर्ड चीज़ आपको करना है कि जो चीज़ आरजे ने बोली आप उससे बेहतर क्या बोल सकते हो? क्योंकि जो बोल रहा है वो तो बोल रहा है। अगर आप उसको कॉपी कर रहे हो तो फिर आप कहीं नहीं पहुँचोगे। तो आपको उससे बेहतरी तरीके से उसको बोलकर दिखाना है या करना है। तो ये 3-4 चीज़ें अगर तुमने कर ली नवनीत, तो तुम्हारा रेडियो में हो जाएगा। और ट्रस्ट में ये 3 सबसे बड़े गुरु मंत्र मैं आज भी जब भी किसी से मिलता हूँ, तो उनसे यही कहता हूँ कि इन 3 चीज़ों पे काम कर लिया बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फिर बाकी तो क्या होता है, फिर आप ऑडिशंस देते हो जाके। तो फिर जो स्टेशन होता है वो अपने अकॉर्डिंग आपको ढालता है। अगर आप सिंगर बनना चाहते हो तो आप किसी डायरेक्टर के साथ किस तरह से परफॉर्म करोगे, कैसे सिंगर के साथ गाओगे, तो वो फिर डायरेक्टर आपको बताता है। बेसिक आपको गाना आना चाहिए। सिमिलरली रेडियो जॉकी बनने के लिए आपको अच्छे से बोलते आना चाहिए। आपको वॉइस मॉड्यूलेशन और बाकी सारी चीज़ें जो हैं तलफ़्फ़ुज़ वगैरह, वो तो आपको स्टेशंस वगैरह भी सिखाते हैं, ऐसा नहीं है। तो मतलब बेसिकली आप पहले खुद एक ट्रेनिंग करके आते हो, समझ के आते हो कि बेसिकली आरजे का काम क्या है। फिर आप जाते हो, आप ऑडिशंस देते हो, कहीं पे आपका सिलेक्शन हुआ, आपको बेस पता होना बेस पता होना चाहिए। फिर वो आपको ट्रेनिंग भी थोड़ा-सा देंगे कैसे, फिर वो 100%। आपको बैठा देंगे हुँ, कि ये शो आपका। ये है शो आपका। अब एक आरजे का हुँ, आपने जब स्टार्ट किया था उस टाइम पे हुँ, और करंट स्टेज पे हुँ। क्या पे स्केल होता है ऑन एन एवरेज, और जब वो किस मैंने पे शुरू डिपेंड किया था करता है? जब मैंने शुरू किया था तो बहुत कम पे स्केल थे, 10-12 हज़ार रुपए के आसपास शुरू करते थे और मंथली? बहुत ही मंथली। हुँ। अभी ये पहुँच गया है कुछ 35-40 हज़ार रुपए के आसपास पर मंथ। और फिर आप जैसे-जैसे ग्रो करते हो लाइफ में, आप अपना सीनियॉरिटी पर पहुँचते हो तो फिर उसके हिसाब से फिर आप उसको आस्क करते हैं कि मुझको इतना चाहिए। लेकिन हम इसकी बात करें कि जब पहले आरजेस बनना चाहते थे लोग, तो अपने पैशन के साथ रेडियो करना चाहते थे। लोगों का एक ड्रीम होता था कि मुझको रेडियो जॉकी बनना है। हुँ। अभी ऐसा वो ड्रीम रहा नहीं लोगों में। उसके पीछे रीज़न ये है कि सोशल मीडिया पर इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं लाइफ में लोगों के, तो लोग रेडियो को उस पैशन के साथ नहीं देखते कि यार। रेडियो देखते भी हैं, सुनते भी हैं आज के लोग, मतलब मुझे नहीं, लगता नहीं, है। सुनते हैं। स्पेशली हम लोग के जैसे 2 टायर सिटीज़ हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, जयपुर, इनमें रेडियो अभी भी ज़िंदा है। क्योंकि पैंडेमिक के टाइम पर हम लोगों ने देखा कि जो सबसे एक्टिव मीडियम रहा किसी चीज़ को सही तरीके से लोगों तक पहुँचाने का, दैट वाज़ रेडियो। शहर में कोई चीज़ सही हो रही थी, गलत हो रही थी, अच्छा हो रहा था, बुरा हो रहा था, इट वाज़ ऑल रेडियो जॉकीज़ जो कि शहर के लोगों को बता रहे थे। तो मुझे लगता है कि रेडियो अभी भी उतना ही एक्टिव है, लेकिन उसका जो थॉट प्रोसेस है काम करने का, वो चेंज हो गया है। तो पहले जो काम करते थे वो सिर्फ़ म्यूज़िक के ऊपर होता था कि म्यूज़िक हो गया, न्यूज़ पढ़ दी, काम हो गया। अब रेडियो सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहा है कि, या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझ रहा है कि मेरे को ये बताना है कि समाज में क्या प्रॉब्लम है और उसके लिए हम सब मिलकर कैसे क्या काम कर सकते हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर बड़े-बड़े शोज़ प्लान किए जाते हैं। जैसे मुझे याद है कि जब मुझे एक बार किसी ने कहा कि तुमको स्पेशल शो करना है, क्या करोगे? तो मैंने कहा था कि यार मैं, हमारे शहर में लड़कियों की सेफ्टी का एक बड़ा मुद्दा है, तो मैं उस पे शो करना चाहता हूँ। तो मैंने एक शो शुरुआत की, उसका नाम था मुबारक हो बेटी हुई है। तो बीन टू अलग-अलग नर्सिंग होम्स, और वहाँ पर जितने भी लोगों के यहाँ पर बच्चियाँ पैदा हुई थी, उनको जाकर गिफ्ट देते थे, मिठाइयाँ देते थे। वाओ! सो स्वीट। तो आस-पास जिनके यहाँ लड़के तो बड़े दुखी होते थे कि यार हमारे यहाँ लड़का हुआ तो हमारे यहाँ पाप हो गया क्या? तो वो वहाँ से शुरू किया हम लोगों ने, और फिर हम लोगों ने लोगों से पूछा कि आपके यहाँ बेटी होगी तो क्या आपके दिमाग में कभी ये डर आता है कि जब ये बच्ची बड़ी होगी तो इसकी सेफ्टी की चिंता सताती है आपको? तो लोगों ने कहा कि हाँ, कि बेटी हुई, हमको इस चीज़ की खुशी तो बहुत है, लेकिन ये डर अभी भी रहता है कि जब ये बड़ी होगी तो इसकी सेफ्टी का क्या? फिर वहाँ से इसका एक नया लेयर हम लेकर आए कि शहर में ऐसी लड़कियाँ जिनके साथ कोई इस तरह के हादसे हुए हैं, उनको हम ऑन एयर लेकर आए। और फिर शहर के जो कमिश्नर थे उस टाइम पे, आई कॉल हिम ऑन एयर कि ये सारे बड़े मुद्दे हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ी बात होनी चाहिए थी, लेकिन ये सिर्फ़ पेपर में 2 दिन बाद आके ख़त्म हो गए। एंड मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर आप आंसर दें, और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनको सज़ा होनी चाहिए। एंड दैट्स हाउ वो शो बहुत खूबसूरत गया। तो रेडियो की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बहुत बड़ी हो गई। रेडियो अब वहाँ नहीं बच गया ना कि अब मैं, ये गाना आ रहा है दोस्तों सुन हुँ, लीजिए और वो हुँ। गाना सुन लीजिए। अब जो रेडियो उससे ऊपर उठ के करेगा वो रेडियो, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है। ओके। ये आपने ये आरजे की जर्नी कब छोड़ी? अभी मई 2024 में। अच्छा, अभी छोड़ी अभी, है अभी, आपने अभी, हाँ, रिसेंटली? हाँ। ओके। अच्छा, तो अब
जो भी जितने भी आरजेज हैं, मतलब हमने बहुत आरजे नावेद, आरजे रौनक, हाँ, ठीक है, ये सारे मैक्सिमम आरजेज आरजे की करियर के बाद पॉडकास्टर्स क्यों बन रहे हैं? नहीं सभी नहीं बन रहे मेरे ख्याल से। नावेद भाई नहीं कर रहे अभी, पॉडकास्ट ही कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो प्रैंक कर रहे हैं, प्रैंक कॉल, क्योंकि जिसका जो फोर्टे है, तो रौनक भाई का फोर्टे जो है वो अच्छा बोलना है और साथ में इंटरव्यू करना एक आर्ट है बहुत बड़ा। जिसको इंटरव्यू करने की कला पता है ना, वो इसको छोड़ना नहीं चाहता। और पॉडकास्ट तो अब नाम दे दिया हम लोगों ने ना, अदरवाइज हम लोग तो बचपन से अमीन सैनी के टाइम से रेडियो पर इंटरव्यू सुन रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है मैं रेडियो में क्यों आया, मैं रेडियो में इसीलिए आ पाया इजीली क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब DD1 पर, दूरदर्शन पर मेरे पापा सैटरडे संडेज को मूवीज आया करती थी उस टाइम पे, तो वो बैठ के देखते थे। आपके पापा दूरदर्शन पे कुछ होस्ट करते थे? नहीं, तो वो देखते थे। अच्छा, देखते थे। तो वो मुझको बताते थे कि इसके पीछे ही कहानियां क्या हैं। हाँ। अशोक कुमार का क्या स्टोरी है, किशोर कुमार का क्या स्टोरी है, शम्मी कपूर का क्या स्टोरी, राज कपूर का। तो वो बैक स्टोरीज जो है कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत इंटरेस्ट क्रिएट करती थी इस दुनिया के लिए, बॉलीवुड के लिए, स्टोरी टेलिंग के लिए। तो वहाँ से धीरे धीरे दिमाग में आया कि यार ये बड़ी खूबसूरत चीज़ हो सकती है। तो इंटरव्यूज़ हो गए या कहानियाँ हो गई, ये कोई आज की चीज़ थोड़ी है। हमने फारूक शेख को भी देखा है जीना ऐसे के नाम में ये सारी चीज़ें करते हुए। हमने उसको नया नाम दे दिया, हमने पॉडकास्ट एक नया वर्ड कॉइन कर दिया बस। तो पॉडकास्ट या इंटरव्यूज जो है तो ये एक कमाल की चीज़ जो आज भी चल रही है और आने वाले 20 साल 30 साल बाद भी चलेंगी। हो सकता है नाम कुछ और हो जाए, नाम कुछ और हो जाए। राइट। तो मतलब यू लव टेकिंग इंटरव्यूज। आप आरजे जब थे उस टाइम मुझे बहुत मजा आता। अभी आलिया भट्ट ने एक बहुत अच्छी बात कही थी और मैंने उसको रिलेट किया अपने आप से, कि उन्होंने बताया कि जब मैं कैमरे के सामने होती हूँ तो मैं 100% वहाँ पर होती हूँ, मैं वहीं पर प्रेजेंस होता है मेरा। और ये चीज़ दूसरी बार होती है वो जब अपनी बेटी के साथ होती है, तो 100% वो अपनी बेटी के साथ होती है। सिमिलरली मेरे साथ भी अभी हम लोग जो ये बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपकी बात को पूरा सुन रहा हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ उसको पूरा दिमाग में है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं भी जब पॉडकास्ट करता हूँ, इंटरव्यू लेता हूँ, तो मैं पूरे टाइम उसमें होता हूँ। तो मुझे ये पॉडकास्ट इसीलिए भी अच्छे लगते हैं, ये इंटरव्यू फॉर्मेट भी, कि इसमें बहुत सीखता हूँ यार। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में सबसे खूबसूरत चीज़ें जो है ना वो कॉन्वर्सेशन से आदमी सीखता है। व्हेन आई वाज अ किड, मेरे घर में जब मेहमान आते थे, मेरे पापा के दोस्त लोग आते थे, तो मैं उनके पास जाकर बैठ जाता था पता नहीं क्या बातें हो रही होती थी, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता था उनको सुनने में। तो वो चीज़ें थी दिमाग में कि लोगों को सुनकर क्या सीखा जा सकता है, और यही मेरे ख्याल से पॉडकास्ट आपको आज की तारीख में दे रहा है। अदरवाइज़ आप देखें तो रील फॉर्मेट में जहाँ पर लोग 30 सेकंड की रील्स देखने में भी 50 बार कहीं और स्क्रॉल करके पहुँच जाते हैं। अगर लोग यूट्यूब पे जाते हैं और 40-50 मिनट के पॉडकास्ट देख रहे हैं, मतलब वो कुछ ना कुछ इस तरह कंटेंट तो कंज्यूम करना चाहते हैं। तो ऐसी भी बड़ी तादाद है जो पॉडकास्ट देखना चाहती है, जो बड़ा अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना चाहती है। बेसिकली वही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हो, पढ़ के नहीं आप सीखते हो, जितना ज़्यादा आप सुन के सीखते हो। तो जब आप सुन के सीखते हो तो दैट मीन्स यू हैव टू मीट न्यू पीपल एवरी डे। तो हम लोग नए लोगों से मिलते हैं, आप नए लोगों से मिलते हो, यू शेयर अ सेट ऑफ एक्सपीरियंस, आई शेयर अ सेट ऑफ एक्सपीरियंस। तो ऐसे भी हो सकता है कि हम लोग आपस में बैठ के बात कर लें, बट इफ वी आर डूइंग पॉडकास्ट तो हम जो आपस में एक दूसरे से सीख रहे हैं वही हम बाकियों को ही बोल रहे हैं कि आप भी हमसे सीखो। दैट्स व्हाट पॉडकास्ट इज। यस यस यस, ये बहुत सही बात है। जैसे आप भी मेरे ख्याल से, जैसे आपकी मैंने बहुत सारे रील्स देखे हैं, अभी आप एडवर्टीजमेंट के ऊपर बहुत अच्छा कर रहे हो, तो वो उसके बारे में थोड़ा बताओ कि वो कहाँ से आया दिमाग में कि एडवर्टीजमेंट के आइडियाज़ को डिस्कस किया जाए। एक्चुअली क्या है कि मेरा मानना है कि हम जब पहले एड्स देखते थे ना, तो अभी मैं एक नया सीरीज चालू कर रहा हूँ नॉस्टैल्जिया एड्स का रील्स पे। तो पहले क्या होता है, पहले जो एड्स बनते थे, जैसे आप रेडियो वाले हो, मैं टीवी वाला हूँ, ठीक है, मैं प्रॉपर टीवी देखता हूँ। टीवी पे हमने बहुत सारे एड्स ऐसे देखे ना, आपको मतलब इसको लगा डाला लाइव जिंगल लगा, हमें एड्स है, वोडाफोन वाले एड्स हुए, सेंटर फ्रेश के, मेंटोस के, राइट। तो वो सारे एड्स हमें याद है, राइट। बट आज के डेट में वो पूरा का पूरा टीवी कहाँ आ गया हमारे फोन में। तो हम जो वहां उस समय शोज देखते थे और बीच में एड्स आते थे, तो एड्स वाज रेयर, ब्रेक टाइम में एड्स आ रहे हैं। अभी आप सुबह से शाम तक स्क्रॉल करो, कम से कम 1000 एड्स दिख जाएंगे आपको अलग अलग चीजों का। तो अब हमें ना याद नहीं रहते हैं एड्स। अगर आज कोई नया ब्रांड है, अब तो ब्रांड्स भी इतने, उतने ब्रांड्स के मल्टीपल एड्स, तो आपको याद कैसे रहेगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू कि जो पुराने एड्स हमने देखे हैं, तो एक नॉस्टैल्जिया सीरीज में प्लान कर रहा हूँ कि पुराने एड्स हमने देखे, वो आया रील में हमने दिखाया, फिर आई विल एक्सप्लेन कि उस समय इस ब्रांड ने क्या ये अगर एड बनाया था तो उसके पीछे क्या लॉजिक था, क्या थॉट प्रोसेस था, और वही आप अभी कैसे अपने ब्रांड में यूज कर सकते हो। बहुत बढ़िया, राइट। तो बिकॉज आई एम
फ्रॉम अ एडवर्टाइजमेंट बैकग्राउंड, मतलब पैदाइशी तो नहीं, तो मैं 4 साल से लगभग डिजिटल मार्केटिंग में हूँ, तो आई नो व्हाट कैन वर्क, व्हाट कांट वर्क इन एड्स स्पेशली। तो अभी मुझे ये लगता है ना कि वो एड्स में ना इतना, क्योंकि रश और कंपटीशन आ गया है, पहले लोग बैठ के सोच के क्रिएटिव चीजें करते थे। यस ठीक है, टैगलाइंस ऐसे होते थे कि हमें आज भी याद है 15-20 साल बाद भी, राइट। बट आज के न्यू एज ब्रांड्स का आप बता दो मुझे कोई एक टैगलाइन, किसी भी ब्रांड का बता दो, आपको याद ही नहीं होगा। अच्छा, मुझे एक बात ये भी आती है कि जैसे इसको हम लोग उस तरह से भी लेकर देख सकते हैं कि हम लोग पुराने गानों की जब बात करते हैं, तो पुराने गानों की जो मौसीकी होती थी या मेलोडी होती थी, वो आज भी हम लोग याद रखते हैं। उनका शेल्फ लाइफ भी बहुत ज़्यादा होता था। आज भी हम लोग रेट्रो सॉन्ग सुनते हैं, लेकिन 90s के बाद कैसे कोई सॉन्ग्स नहीं जो दिमाग में रहते हो। तो पुराने ज़माने में एक किशोर कुमार जी कह रहा था, ठीक है, तो उस समय के गाने में क्या होता था, मीनिंग होता था। ठीक है, आप आज भी अगर वो गाने सुन लोगे ना तो आप बहुत रिफ्रेश हो जाओगे। आज भी हम सुनते ही है ना, उसके लोफाई वर्जन्स आ रहे हैं, रिमिक्स आ रहे हैं। फिर एक ये कुमार शानू और ये सब एरा था, उसमें क्या था कि रिलेटेबल था वो, आपको आज भी सुनने में मजा आता है। शाहरुख खान के वही सब गाने चलते हैं आज भी, राइट। बट अब जो गाने बन रहे हैं, क्या मुझे लगता है ना, इन लोगों के पास अब लिरिक्स खत्म हो चुके हैं। अब बहुत रेयरली होते हैं, और कुछ सिंगर्स के आवाज के ही गाने आपको पसंद आएंगे, जुबिन नौटियाल, अरिजीत सिंह, हर सिंगर के गाने भी आपको पसंद नहीं आएंगे। और लिरिक्स ना काफी चेंज हो चुके हैं। तो अभी भी ये लोग क्या करते हैं, जब कोई गाना नहीं चलता है तो पुराने गाने उठाए, नया बना दिया। अभी जिगरा मूवी में भी जो है फूलों का तारों का, कब का गाना है वो, देवानंद जी थे उसमें, राइट। तो सेम विथ एडवर्टाइजिंग। अगर आज के भी डेट में कोई ब्रांड, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी मैं फेमस ऐड का नाम ले लूं, मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे, ठीक बात है, ऐसा कोई लाइन लेके अगर आ जाए आज भी, मुझे लगता है वो चलेगा। क्योंकि लोग वही लोग हैं ना, अभी कौन है कंज्यूमर, सही बात है, वही लोग हैं जो उसी एरा से आ रहे हैं। तो वो उन्होंने उस एरा में वो देखा हुआ है, ठीक बात, तो दे विल रिलेट इट, और वो ब्रांड पे बिलीव करेंगे, अरे यार कर रहे हैं कुछ, ठीक है, इनको देखना तो बनता है एटलीस्ट। तो आई थिंक वो चलेगा। वो इवेंचुअली वो चीज पूरा सर्कुलर इवॉल्व होता है, वेदर इट बी गाने हो, मूवीज के, क्यों साउथ इंडियन मूवीज से कॉपी हो रही है बॉलीवुड मूवीज, राइट। वो कुछ तो अच्छा कर रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे, राइट। तो इट इज ऑल अबाउट राइटिंग। आई फील कि कितना क्रिएटिव आप हो सकते हो इन टर्म्स ऑफ योर कंटेंट। तो वो चीज ना भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एड्स में, मार्केटिंग में मिसिंग, क्योंकि हर कोई इवॉल्व हो चुका है। मार्केटिंग भी इवॉल्व हो चुका है, आपके कस्टमर्स भी इवॉल्व हो चुके हैं, बस ब्रांड्स इवॉल्व नहीं हो पाए हैं उस स्पीड से। ये प्रॉब्लम। साउथ की बात जब भी करते हैं ना, तो साउथ में वो अपने कल्चर को बहुत मानते हैं, बॉलीवुड में इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। इसीलिए कई बार हम लोग ये भी देखते हैं कि जो बॉलीवुड की फिल्में हैं वो इसीलिए उतनी अप्रिशिएट नहीं की जा रही हैं, क्योंकि जब मोदी जी आए हैं, या जिस तरह का आज की तारीख में हम लोगों को देखें सोशल मीडिया पर चीज़ें आ रही हैं, और सनातन को लेकर जो प्रेम लोगों का उमड़ता है, लोग वापस से अपनी कल्चर, अपनी रूट की तरफ जाना पसंद कर रहे हैं। उनको समझ में आया कि यार ये कोई गलत चीज़ नहीं, जो कि हमको ये कहकर बताई गई थी कि यार ये तो बड़ी दखियानूसी या सुपरस्टिशियस चीज़ें हैं। अब अपने धर्म के बारे में बात करना, अपने रिलीजन के बारे में उसको लेकर प्राइड फील करना, ये लोगों को अच्छा लगता है। तो अलग अलग चीज़ें मेरे ख्याल से, पर साउथ इंडियन फिल्में इसीलिए भी चल रही हैं क्योंकि वो रूट से जुड़ी हुई हैं। तो रूट से जुड़ी हुई चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से वापस से एक बार 360 डिग्री घूमता है, तो वापस कनेक्ट करती हैं लोगों को। मुझे जैसे अभी आपने बॉलीवुड की बात की ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम था ना, जावेद अख्तर, सलीम खान का, सलीम जावेद का एक टाइम था। उस समय की स्टोरीज आप उठाओ, ठीक है। उसके बाद एक टाइम इधर आया, प्रियादर्शन जी जो मूवीज बनाते थे, आप वो मूवीज उठाओ, और अभी की जो मूवीज बन रही है उनकी स्टोरीज आप उठाओ, आपको ना ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। बिल्कुल सही बात है। और आप आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले की अगर आप मूवीज देखोगे, तो उस समय कहानियां हुआ करती थी। बॉलीवुड मूवीज में अच्छी कहानियां हुआ, 3 इडियट्स कितनी एपिक मूवी, कहानियां थी। आज के डेट में जो मूवीज बन रही है बॉलीवुड में, उसमें सब चीज है, कहानी नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर आप साउथ इंडस्ट्री चले जाओ, वहां पे कहानियां हैं, वो सारी कहानियां, हाँ, मतलब जो वो सारी चीज जो हम बॉलीवुड से एक्सपेक्ट करते थे, वो इवेंचुअली साउथ इंडिया में हो रही है। तो मुझे ये लगता है कि जो बॉलीवुड के क्रीम राइटर्स हैं, और कोई नहीं, राइटर्स, मैंने ये सुना था, क्योंकि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि राइटर्स जो है ना, उनको यहाँ पे मतलब इज्जत, पैसे जो भी हो, XYZ रीजन, बट दे आर स्विचिंग टुवर्ड्स साउथ इंडियन मूवीज। वो साउथ इंडियन मूवीज लिख रहे हैं। सोचिए आप, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, क्योंकि वहां पे उनको रेस्पेक्ट भी मिल रहा है, पैसे भी मिल रहा है,
कहानियों को मतलब सुना जा रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे अब आप इतने मतलब कुछ ऐसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हो गए हैं ना कि वो अगर आपने कोई अच्छी कहानी लिख दी ना तो वो सुनेंगे भी नहीं शायद आपकी। क्यों? क्योंकि नहीं सुनते पैसे। हाँ। एक टीम बनी हुई है मालूम है लोगों की, जो अपने अपने ग्रुप्स के साथ में काम करना पसंद करते हैं, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसी के चलते हमारे आज की बॉलीवुड में वैसी कहानियां नहीं आ रही जैसे कि आनी चाहिए। अब सलीम जावेद का नाम आपने लिया, उस टाइम पर जो कहानी आती थी वो हमारे सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को पर्दे पर लेकर आते थे। सिमिलरली व्हाट आई हैव सेड कि रेडियो भी जो कर रहा है वो यही कर रहा है कि जो सोसाइटी की बड़ी प्रॉब्लम्स इश्यूज हैं उनको लेकर बात कर रहा है। उस टाइम पे प्रॉब्लम्स थी बहुत सारी और उसको लेकर कहानियां लिखी गई। जो हीरो था उसको रिप्रेजेंट करता था, और हीरो कौन होता था? जो उन प्रॉब्लम्स को खत्म करके बाहर लेकर आए, सबको बताया कि इससे निकल कर बाहर आया जा सकता है अगर आप फाइट करें तो, और वो हीरो वही करता था। आज की तारीख में भी प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, लेकिन इस तरह की कहानियां लिखी नहीं जा रही, और लिखी जा रही तो लोगों को समझ ही नहीं आ रही। व्हाट आई फील ना, पता है, अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, हम जब मूवीज देखते हैं ना उसमें पोस्ट क्रेडिट सीन में आता है प्रोड्यूस्ड बाय, डायरेक्टेड बाय, रिटन बाय, स्क्रीन प्ले बाय, राइट? मुझे लगता है कि सबसे अच्छी मूवीज पता है कौन बना सकता है, या अभी बन भी जो रही होगी ना, अगर हम उसको पीछे देखेंगे तो यही होगा, रिटन प्लस स्क्रीन प्ले प्लस डायरेक्टर, राइटर, डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले, अगर ये तीनों एक ही इंसान है वो मूवी अच्छी बनेगी। जैसे राजकुमार हिरानी हो गए, हाँ, वो लिखते भी अभिजात के साथ में या विनोद चोपड़ा के साथ में। तो जब ऐसा कोई करता है, सही बात है, तो वो क्योंकि उसको हर चीज पता है, हर डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन उसको होती है, राइट, कि इसको ऐसे लिखा गया है और इसको ऐसे शूट करना है और इसको एडिट ऐसे करना है। एस.एस. राजमौली, एस.एस. राजमौली, यस, बहुत बड़ा एग्जांपल दे दिया आपने, राइट। हाँ। तो ये चीज मिसिंग है, तो वो तो क्रीम, क्योंकि मुझे लगता है कि एक मूवी, बॉलीवुड मूवी में दम उसके राइटिंग में आता है, उसको पॉलिश एक स्क्रीन प्ले राइटर करता है, और उसको प्रेजेंट एक डायरेक्टर करता है, राइट। और ये तीनों चीज अगर एक इंसान के अंदर है तो वो अच्छी मूवी बना सकता है। सेम इन डिजिटल मार्केटिंग, यही मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। जो लिख सके, जो विजन, मतलब उसका स्क्रीन प्ले भी लिख सके, उसकी राइटिंग भी कर सके, और उसको लोगों के सामने प्रेजेंट भी कर सके। सो ट्रू। तो वो सारे। अच्छा, आपने बॉलीवुड में कुछ लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं, पहले तो किसके लिए हैं? बहुत सारे लोगों के लिए। सोनू निगम मेरे फेवरेट सिंगर है, उनको मैंने 3-4 बार इंटरव्यू किया है। अरिजीत सिंह को किया है, आमिर खान को किया है, शाहरुख खान को किया है। शाहरुख खान को आपने किया है? हाँ, हैप्पी न्यू ईयर के टाइम पर। कितने देर के लिए आपने इंटरव्यू किया था? इट वाज 15 मिनट्स आई गेस। अरे यार, अच्छा टाइम, लकी यू। हाँ। ठीक है, तो रणबीर कपूर को किया है। तो इतने लोगों, आप इतने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ मिले, आपने टाइम स्पेंड किया, इंटरव्यू किया, हाउ आर दे ऑफ कैमरा? बहुत कम एक्टर हैं जो बहुत अच्छे हैं दिल के, उनमें शाहरुख खान एक है। शाहरुख खान आपको फील कराएं कि आप शाहरुख खान हैं। ओके, आपको फील कराएंगे, आपको फील करा दें कि आप उनसे बहुत बड़े हैं, भले आप कितनी छोटे, उनसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए शाहरुख खान है। और मेरे ख्याल से हम जैसे लोग तो बहुत छोटे हैं जो शायद उनसे 1-2 बार मिलकर इस तरह की बात करते हैं। बॉलीवुड के कितने सारे लोग हैं जो शाहरुख खान की तारीफ करते हैं और बताते हैं कि वो कितना हम्बल इंसान है और किस तरीके से वो महिलाओं के साथ पेश आते हैं। तो मेरे को ये भी लगता है कि मैंने लाइफ में जितना भी अच्छा कम्युनिकेशन सीखा है वो शाहरुख खान के थ्रू सीखा है। मैं जो भी अगर अच्छा बोल पाता हूँ तो मैंने शाहरुख खान के इंटरव्यूज़ घोल कर पिए हैं। जब मुझे लगता था कि मुझे रेडियो जॉकी बनना है और सही तरीके से मॉड्यूलेशन पे काम करना है, तो मैं शाहरुख खान के इंटरव्यूज़ देखता था। मेरी लाइफ में जितना भी विटीनेस है वो शाहरुख खान के थ्रू है। मैं शाहरुख खान के थ्रू ये सीखा कि विटी होना क्यों इम्पोर्टेंट है। एक विटी इंसान ही लाइफ में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है। अगर आप विटी नहीं है तो आप एक सिंपल वेनिला आइसक्रीम है, आपको कोई पसंद नहीं करने वाला। उनके पास वो एग्जैक्ट एक्यूरेट बैलेंस है ऑफ विटी, रिस्पेक्टफुल, डिग्निटी, कहाँ पर कितना यूज करना है वो एक लाइन पता है उनको। तो वो सारी चीज़, तो शाहरुख खान बहुत अच्छे इंसान है। सिमिलर रणबीर कपूर बहुत अच्छा इंसान है। रणबीर कपूर ये हमेशा बोलते भी हैं और मैंने ये 2 बार ऑब्जर्व भी किया उनके साथ में कि वो जिस फैमिली को बिलोंग करता है ना, उसके लिए ये स्टारडम सब बकवास है। ये बचपन से देखा है उसने। तो ये भीड़ को देख के पागल नहीं होता वो। तो जब भी कोई इंसान उसको हाथ पकड़ लेता है या फोटो खिंचाने के लिए बोलता है तो बोलता है कि बिल्कुल खींचो यार। कोई टेंट्रम नहीं शो करता वो इंसान। अगर कहीं बहुत जल्दी भाग कर नहीं पहुंचना हो तो बाकायदा ही गिव्स टाइम। जिनके लोगों के साथ मिलने की बात होती है बाकायदा मिलता है, कोई एटीट्यूड शो नहीं करता। तो ये 2 मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट आमिर खान भी इसी तरह के हैं, लेकिन आमिर खान अपने आसपास एक ऐसा बॉडीगार्ड की टीम बना के रखते हैं जो शाहरुख खान जनरली नहीं करते इतना। कि शाहरुख खान बोल देते हैं कि ये आमिर खान बोल देते हैं कि मैं नहीं बोलूँगा तुम बोल देना।
जो शाहरुख खान नहीं करते। कि ओके शाहरुख खान ने अगर बोल दिया कि अगर मेरे इस दायरे में जो लोग मेरे पास हैं बात कर रहे हैं तो वो आराम से मुझसे बात कर पाएँ, तो वो करने देते हैं लोगों को। ये अच्छी चीज़ है शाहरुख तो खान में। दैट मीन्स कि मुझे ये लगता है कि अगर कोई एक्टर हुँ, या कोई भी इंसान ये बोल देना कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, हुँ। तो 99.9% लोग उसको एरोगेंट समझेंगे, हाँ, राइट? यस, बट मुझे शाहरुख खान इज द ओनली वन हु सेड ऑन यस, लाइव यस, यस, टीवी, आई एम द लास्ट ऑफ द लास्ट ऑफ द स्टार्स. स्टार। I'm the last of the stars. You're the last of the stars. यस, एंड पीपल एक्नॉलेज इट यस, कि हाँ सही बोल रहा है राइट। बंदा. हाँ, तो यही तो है। यही तो मतलब कुछ तो कमाया है. ठीक है। मैं उनका वो गाना मतलब एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि आप जब डिमोटिवेट होते हो या सुबह उठते हो, आप क्या हाँ, करते हो? तो तो क्या इसे कि करते मैं हो? अपना मैं खुद अपना का खुद गाना से सुनता हूँ, हाँ। राइट? तो उस गाना की बहुत अच्छा फैक्ट है, मैंने एक जगह देखा था कि हुँ। वो जो गाना है उसमें एक सीन है हाँ, वो कि जो जिसमें मन्नत के सामने से जिसमें वो मन्नत के सामने एंड यू यस, जस्ट सी आपको हिट करेगा. आप वो मोमेंट देखना, यस, आपको हिट करेगा इस बंदे ने क्या कमाया. और उस समय आप फील करने लगो कि वो जो लिरिक्स हैं हाँ, वो एक्चुअली बने ही शाहरुख खान के लिए थे. ही हैज ट्रू, प्रूव्ड दैट सॉन्ग टोटली राइट. यस, यस, यस। तो मैंने बिग फैन. जावेद अख्तर को इंटरव्यू किया था, तो मैंने जावेद अख्तर से इस चीज़ को पूछा था कि जो आपने सारी चीज़ें इस गाने में लिखी थी, वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई शाहरुख खान की लाइफ में। तो कहते हैं गुस्सा हो गए। बोले आपको क्या लगता है जब शाहरुख खान ने गाना किया तब शाहरुख खान कोई बहुत छोटा स्टार था? शाहरुख खान का खार में बहुत बड़ा बंगलो था उस टाइम पे और शाहरुख खान वाज़ डूइंग गुड एट दैट टाइम। तो ये कहना कि मैंने जो लिखा उसके बाद शाहरुख खान बने गलत है। क्योंकि शाहरुख खान ने जब ग्रेजुअली अपना काम करना शुरू किया तो जब ये गाना आया तब तक उनकी गाड़ी चल निकली थी और ही वाज़ डूइंग रियली गुड। और शाहरुख खान इसीलिए भी बन पाया, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। जब उनको नेगेटिव रोल्स ऑफर हुए ना, उनने एक्सपेरिमेंट के तौर पर उनको एक्सेप्ट किया। बाजीगर फिल्म जो है जो कि इसके पहले भी अनिल कपूर को और बाकी स्टार्स को सुनाई गई थी, वो डर रहे थे कि यार ये नेगेटिव फिल्म करके मैं शायद अपना करियर ख़त्म कर दूंगा। अब्बास मस्तान शाहरुख खान के पास पहुंचे तो वो ऐसा ज़मीन पर बैठकर वो स्टोरी सुन रहे थे और जैसे वो स्टोरी नरेट करी उनने तो शाहरुख खान ने उठकर उनको गले लगा और बोला कि ये फिल्म मैं कर रहा हूँ। तो अब्बास मस्तान जिनको ऐसा लगता था कि हम नरेशन में गलत करते हैं शायद इसलिए लोग हमारी फिल्म नहीं कर रहे हैं उस दिन उनको समझ में आया कि हम अच्छा नरेट करते हैं, लेकिन किसी स्टार में दम होना चाहिए कि हमारी स्टोरी कर पाए। उनको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना नहीं आता है. नहीं आते। उसके बाद जो उसने ग्राफ दिखाया शाहरुख खान ने, वो कितना कमाल था यार कि उन्होंने फिर बाजीगर की, डर की, अंजाम करी, सब में नेगेटिव रोल किया और लोगों ने नेगेटिव कैरेक्टर को ज्यादा प्यार किया। अब वही अभी राघव जुएल के साथ हो रहा है कि राघव नेगेटिव करता तो लोग प्यार कर रहे हैं। वो ये भी यार होता है। मतलब राघव जो ड्रास्टिकली उसने सब चीज चेंज किया है. बहुत कमाल इंसान है वो भी यार। मतलब कहाँ जब एक्चुअली वो डांस करता था तो भी लोगों को पसंद आता था, वो एंकरिंग करता तो लोगों को और पसंद, अब एक्टिंग कर रहा है तो नेक्स्ट लेवल। उसके पीछे मुझे एक से लगता है जयेश कि ना जब आप जितने ओरिजिनल होते हो ना आप उतने यूनिक हो जाते हो। ये बहुत छोटा सा थॉट है जो कि हमारे गुरुजी हमेशा कहते थे, बी ओरिजिनल एंड यू आर यूनिक। अगर आप ओरिजिनल हो जाएंगे तो अपने आप यूनिक हो जाएंगे। लेकिन हम क्या है ना, हम लोग कॉपी करने में लगे हुए हैं। एग्जैक्टली कैसे मैं शाहरुख खान हो जाऊं, कैसे मैं रणबीर कपूर हो जाऊं, कैसे मैं सोनू निगम हो जाऊं। अगर आप अरिजीत सिंह बनना चाहते हो तो आपको किसी को फॉलो नहीं ही करना होगा। अरिजीत सिंह ने अपने इंटरव्यू में इतनी खूबसूरत बात कही थी कि जब मैं अपने वॉइस टेक्सचर पे काम कर रहा था तो मुझे नहीं पता था कि मेरी आवाज़ मुझको कैसे ऐसे बनानी है। तो मैंने तो अपनी आवाज़ को बहुत तोड़ा है, बहुत तोड़ा है, तब जाके आवाज़ बनी है। पहले मेरी आवाज़ ऐसी थोड़ी थी। तो यही तो काम है, आपको अपनी स्टाइल को डेवलप करना पड़ेगा। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं एक न्यूज़ एंकरिंग का वर्कशॉप कर रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप हो सकता है शुरुआत में किसी को देखकर उसकी एक्टिंग करने की शुरुआत करो, लेकिन धीरे धीरे एक्टिंग में आपको अपने अपने वैल्यूज़, अपने एक्सप्रेशंस ऐड करने पड़ेंगे ताकि आप लग पाओ। और जिस दिन आप अपना स्टाइल पहचान जाते हो ना, फिर आप अलग हो जाते हो। तभी तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग दीपक चौरसिया जैसे बड़े न्यूज़ एंकर बन गए, या सुधीर चौधरी बन गए, या सिंगर्स में अरिजीत सिंह बन गए, श्वेता सिंह बन गए। तो वो आपको अपनी स्टाइल डेवलप ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कभी कहीं नहीं पहुंच सकते। और एक्चुअली अब क्या होता है ना कि कोई भी एक्टर या एस्पायरिंग एक्टर स्ट्रगलिंग के लिए एक्टर बनने के लिए मुंबई जाता है, तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ होती है, एक स्टेटमेंट कॉमन रहता है, मुझे शाहरुख खान के जैसा बनना है। ठीक बात है, ठीक बात है, राइट। वो ये नहीं बोलते मुझे उनसे बेटर बनना है। हाँ, बहुत कम ही ऐसे लोग बहुत ही होंगे कम है, बहुत कि ही ऐसा बोले, ऐसा थॉट प्रोसेस रखे या मुझे अपना अलग। हर किसी को ना स्टारडम देख के ज्यादा फैंटेसी आती है, वो ऐसा मेरे पास भी होना चाहिए। क्योंकि उस बंदे ने, शाहरुख खान ने, मतलब बहुत स्ट्रैटेजिकली आप कह लो या गो विद द फ्लो कह लो या कुछ भी कह लो, मेहनत तो थी, लेकिन बस उस मेहनत के साथ ना और भी बहुत सारी चीजें होंगी।
बहुत सारी होंगी आई एम श्योर। जैसे भी अपन इरफान खान की भी बात करते हैं एक बारी। हाँ इरफान खान का जो भी कैनवस था वो भी बहुत बड़ा था, जिस लेवल पे वो एक्टिंग करते थे। हॉलीवुड मूवीज। हाँ, अभी मैं कल परसों की बात है, मैं अपनी वाइफ के साथ मोबाइल पर बैठ के बिल्लू का एक सीन देख रहा था। लास्ट सीन जिसमें शाहरुख खान जो है घर उससे जाते कहते हैं कि नहीं, घर के पहले कि घर पहुंच जाते हैं कि तूने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करी। तो इरफान खान जो उनसे कहते हैं कि यार मैं घर से जब निकला तो कुछ नहीं था, और फिर अपने आप की लाइफ को स्टेब्लिश करने में बहुत परेशान, और मुझे लगा तू बहुत बड़ा आदमी बन गया यार, तू बहुत तेजी से आगे बढ़ गया यार। वो सीन में इरफान ने जो एक्टिंग करी है वो पागल कर देने वाली है। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे सीन हैं जो कि आपको बताते हैं कि इरफान खान किस बड़े लेवल के एक्टर थे। उन्होंने रिसेंटली एक बार कहीं पर कहा था कि जब वो अपने आप को देखते थे आईने में तो उनको ऐसा लगता था कि मिथुन की तरह दिखते हैं। उनको ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छा तो नहीं दिखता, लेकिन मैं मिथुन की तरह दिखता हूँ, इसलिए शायद मैं एक्टर बन जाऊंगा। लेकिन बाद में उनको रियलाइज है कि यार मिथुन मुझसे भी अच्छे दिखते हैं। लेकिन ही वॉज अ फैंटास्टिक एक्टर। मुझको लगता है कि वो बहुत जल्दी चले गए। अगर वो होते आज की तारीख में तो पता नहीं हम लेवल क्या क्या और चीज़ देकर जा पाते। हम लोग ने बहुत अच्छा कलाकार जो है खो दिया। लेकिन उसी एक्टर ने बताया कि ओरिजिनलिटी क्या चीज़ होती है। आपको बहुत बहुत ग्रैंड लेवल पर, बड़े लेवल पर कोई चीज़ करने के लिए बहुत लाउड होने की ज़रूरत नहीं है। कितनी आसानी से कोई चीज़ कही जा सकती है, बताई जा सकती है, ना कहकर आँखों से भी क्या चीज़ बयाँ की जा सकती है, वो तो इरफान खान ने बताया। तो वो मुझको लगता है वो शाहरुख खान भी कहते थे कि अगर मैं लाइफ में अच्छी एक्टिंग सीखना चाहता हूँ या करना चाहता हूँ तो मुझे अच्छे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, और अगर मैं इरफान साहब के साथ काम करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा एक्टर बन सकता हूँ। सेम, मतलब इरफान खान वाज उनका वो मूवी है लाइफ ऑफ पाई। ओह माय क्या गॉड, क्या प्यारी मूवी थी मूवी यार, है। सच में भी। तो या वी हैव लॉस्ट हिम। सो मुझे ये लगता है कि इफेन अगर आज के डेट में सुशांत सिंह राजपूत भी रहते, थोड़ा हम उन पे बात करते हैं। हाँ, व्हाट डू यू फील, व्हाट वाज इट? यार वो एक बहुत ऐसा पर्सनल लॉस टाइप लगता है मुझको, और गुस्सा भी आता है इस चीज़ पे। मेरा बर्थडे 15 जून का है। 14 जून को 14 जून 2020। यस, और आई वाज सो हैप्पी फॉर माय बर्थडे सेलिब्रेशन। नेक्स्ट डे मेरा बर्थडे होने वाला था। लॉकडाउन की बात थी तो घर पे सब होने वाले थे। तो जनरली आपके बर्थडे पर छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन उस टाइम पे ऐसा था कि सभी घर पर थे और मस्ती होती। और मैं किसी इंटरव्यू को लेकर ही, उस टाइम पर हम लोग ऑनलाइन इंटरव्यूज़ कर रहे थे लोगों को, क्योंकि टाइम ही वैसा था, घर पे सब शो होते थे। तो हम लोग सेलिब्रिटीज़ के साथ ऑनलाइन इंटरव्यूज़ प्लान कर रहे थे। तो मैं किसी मुंबई के एक सेलिब्रिटी मैनेजर से बात ही कर रहा था, और अचानक से उसने फ़ोन रख दिया, काट दिया, चिल्ला के, ओह शिट व्हाट हैपेंड। तो मैंने बोला क्या हो गया यार, बड़ा गुस्सा हो गया मेरे से कि मैंने वापस कॉल किया, उसने मेरा फ़ोन काट दिया। फिर उसने मुझसे वापस कॉल करके बोला आई एम सॉरी यार, आज हम बात नहीं कर पाएंगे, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कमिट कर लिया। मैंने बोला ये क्या हो गया। मैंने टीवी ऑन किया, तुरंत जाकर देखा तो न्यूज़ देखी। तो मैं बड़ा डिप्रेस हो गया यार, एक इतना अच्छा कमाल का एक्टर सुसाइड अचानक से कैसे कर सकता है। और उसके कुछ दिनों पहले ही मैं और मेरी वाइफ बैठकर सुशांत की एक्टिंग के ग्राफ को देख रहे थे कि इस बंदे ने क्या कमाल कमाल की एक्टिंग करी यार। MS धोनी, छिछोरे और ये और वो, और हम उसकी लास्ट मूवी व्हिच ही मेड, क्या छिछोरे वाज द लास्ट, जो कि एक स्क्रीन रिलीज थी। हाँ, और एक वो जो कि करण जौहर की प्रोडक्शन की फिल्म थी। हाँ, जो उनके डेथ के बाद रिलीज हुई डेथ के थी। बाद रिलीज मेरे ख्याल से वो, हाँ, उसमें भी क्या प्यारी अच्छी एक्टिंग एक्टिंग करी उसने यार। परंतु उसके बाद फिर पता नहीं क्या रीज़न रहा होगा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कॉल किया और सुशांत के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो मुझे लगा कि ये मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं यार, मैंने ऐसा क्या कर दिया। लेकिन कहीं न कहीं सुशांत से एक ऐसा कनेक्शन था जो ये बताता है कि एक स्ट्रगल करने वाला बच्चा जो किसी छोटे शहर से या एक छोटी-सी फैमिली को बिलॉन्ग करता है, वो किस जगह पर पहुँच सकता है। तो मुझे लगता है कि उसने शायद, जो कहते हैं ना, संगत का बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आप अच्छे लोगों के साथ रहते हो तो आप स्ट्रॉन्ग भी बनते हो, आप इंटेलेक्चुअल भी बनते हो। वो शायद वो ट्रैक गड़बड़ हो गया कहीं पे। वो ट्रैक, जब आप गलत ट्रैक पकड़ते हो ना, तो कोई सही दोस्त का होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको बता दे कि भाई ये गलत है। इट कुड बी योर फादर, इट कुड बी योर मदर, योर सिस्टर, योर गुड फ्रेंड, योर वाइफ। लेकिन अगर आपके साथ वाले ही आपको सही नहीं करना चाहते हैं तो फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं। अदरवाइज़ एक बंदा जो कि छिछोरे जैसी फ़िल्म में आपको ज्ञान दे रहा है कि सुसाइड नहीं करना है, वो खुद डिप्रेशन से जूझ रहा होगा, कैसे पॉसिबल है? तो डू यू फील इट वाज अ सुसाइड? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वो जिस तरह से चीज़ें, उसके वीडियोज़ आ रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि वो फोर्सफुली कुछ चीज़ें हुई हैं, करवाई गई। और हो भी सकता है सुसाइड किया हो तो वो जिस
थॉट जिस जगह से गुजर रहे थे वो हो सकता है डिप्रेशन में चले गए उस कुछ करते करते। जिन चीज़ों को वो ले रहे थे, जिस तरह के वीडियोज़ उनके आए थे, आवाज़ें उनकी सुनकर ऐसा लगता था कि ये ठीक कंडीशन में नहीं, मेंटली वो समथिंग एल्स, कुछ और ही हो गए थे वो। तो जब आदमी सोचने समझने की क्षमता ही खो दे तो फिर वो क्या करने वाला नेक्स्ट उसको नहीं पता। वो उसको मरना भी होगा और नहीं भी मरना होगा तो वो एक ही जैसा हो गया है, वो जिंदा होके भी मरा हुआ है। तो ऐसे में क्या मतलब उसके जीने का। ये विद दिस केस एक वर्ड दिमाग में आता है, नेपोटिज्म। आप इतने सेलिब्रिटीज से मिले हो, इतने लोगों से, कुछ ऐसे से मिले हो जो मतलब खानदानी पॉपुलर है, फैमिली मतलब फिल्म बैकग्राउंड से, कुछ ऐसे लोगों से आप मिले होगे जो सेल्फ मेड है, राइट? जैसे राघव जुएल, आई फील इज सेल्फ मेड, टैलेंटेड गाय। ठीक बात है। What do you feel of nepotism and what these people think? How Bollywood industry think of कुछ नहीं होता यार, सब बकवास है। नेपोटिज्म जैसी कोई चीज़ जो है ना सिर्फ उन लोगों के लिए एग्जिस्ट करती है जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और कर नहीं पाते। अदरवाइज हम लोग अगर इसको इस तरह से देखें कि मेरे पापा जो हैं वो एक रियल एस्टेट का बिजनेस चलाते हैं, तो मैं भी रियल एस्टेट का बिजनेस ही करूंगा ना यार, क्योंकि मेरे फादर्स ने वही काम किया और मैं वो चीज़ जानता हूँ। तो हो सकता है मैं उसको और बेहतर कर जाऊँ या उसको बर्बाद कर दूँ, ये दोनों पॉसिबिलिटीज बनती हैं। सिमिलरली अगर किसी का बच्चा इंडस्ट्री में काम करना चाहता है तो उसको मौके हो सकता है जल्दी मिल जाए, हाँ, लेकिन वो सस्टेन तो तभी करेगा उसके अंदर औकात होगी, टैलेंट होगी। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि बॉलीवुड में आए लेकिन नहीं चल पाए। यश चोपड़ा की औलाद आई लेकिन नहीं कर पाई कुछ, उदय चोपड़ा है ना। राजेंद्र कुमार की औलाद आई, कुमार गौरव, जो रातों रात स्टार बन गए लेकिन उसके बाद एक फिल्म नहीं चली उनकी। संजय दत्त भी शुरुआत में कोई बहुत, सलीम खान ने अपनी सलमान खान की मैंने प्यार किया हिट होने के बाद उनके पास कोई फिल्म नहीं थी। उनको लगा कि यार अब फिल्म नहीं मिलेगी, भाग्यश्री हिट हो गई, भाग्यश्री को लगातार फिल्में मिल रही, सलमान खान को कोई फिल्म नहीं मिल रही। तो सलीम खान ने एक डायरेक्टर को कॉल करके कहा कि यार मैं आपको पैसे देता हूँ और एक स्टोरी देता हूँ और आप अनाउंस करो कि सलमान खान के लिए एक फिल्म बना रहे हैं हम लोग। जीपीसीपी और रमेश जी हो गया था। हाँ, तो सोचिए आप, मतलब जरूरी नहीं कि आप किसी इंडस्ट्री के बाप दादाओं की औलाद हो तो आप चली जाओ। पूजा भट्ट नहीं चली, आलिया भट्ट चल गई, रणबीर कपूर बिगेस्ट एग्जांपल। तो जरूर ये सब नेपोटिज्म जो है सब बहाने हैं। मुझे लगता है जिसको बनना होता है बन ही जाता है। अदरवाइज इरफान खान कैसे बन गए ना, जयपुर से निकल के इंसान, इतनी साधारण कद काठी का इंसान अगर इतना बड़ा स्टार बन सकता है कि वो शाहरुख खान के लेवल पे खड़ा हो सकता है, तो फिर तो कोई भी कुछ भी बन सकता है। आई थिंक नेपोटिज्म इज एज सिमिलर एज इंग्लिश स्पीकिंग स्किल एंड कॉलेज डिग्री। एंट्री गेट ये मिल जाएगा, हाँ, जल्दी मिल जाएगा, बस उसके बाद फिर आपका टैलेंट आपको खुद ही करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, अच्छा एग्जांपल कनेक्ट हो गया है 100%। ठीक है ना। अभी क्या हो रहा है कि अब मुझे लगता है कि ये जो नेपोटिज्म और एक्टर जो बॉलीवुड का एक था ना कि हाँ एक सेट ऑफ पीपल, एक सेट ऑफ ग्रुप, एक सेट ऑफ फैमिलीज ही बॉलीवुड को रूल करते थे, ऐसा टाइम था। उसमें आउटस्टैंड किया शाहरुख खान ने। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कार्तिक आर्यन, मैं उसी का नाम लेने वाला था, राघव जुएल। तो अब ये फैमिली कल्चर धीरे धीरे साइड होके लोग हैं जो आके बाहर से आके अपना नाम बना रहे हैं, सच में, वेदर इट बी इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है, राघव जुएल एक अलग डांस फैटर्निटी से आते हैं। यू टॉक अबाउट प्रजक्ता कोहली, मोस्टली इनसे इन्फ्लुएंसर, भुवन बम, सो क्रेजी, ठीक है, मतलब क्या एक्टिंग है अभी, एंड आई एम डैम श्योर बहुत जल्दी ही विल मेक इट बॉलीवुड डेब्यू 100%। तो अब क्या किया, सोशल मीडिया से ना आपके रास्ते भी बहुत सारे, जरूरी नहीं कि आपको मुंबई जाके स्ट्रगल करना है, आप कुछ और करो, वहां से आपको स्ट्रगल करना ही नहीं। अब मुझे अच्छे से याद है, मैं विनोद चोपड़ा जी को एक बार टॉक शो में होस्ट कर रहा था, तो किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा था कि सर आई एम एस्पायरिंग डायरेक्टर और मैं फिल्म डायरेक्ट करना चाहता हूँ, हम लोगों को तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, हम इतने छोटे शहर में बैठ के काम कर रहे हैं। तो उन्होंने इतना छोटा सा इतना खूबसूरत एग्जाम्पल दिया कि जब मैं NSD में था तो 82,000 रुपीज़ का हमको बजट दिया गया था कि इस बजट में आपको एक फ़िल्म बनानी है। अब बोले उस टाइम पर ये बजट भी कोई बहुत बड़ा नहीं था, बहुत छोटा ही बजट था। इस बजट में हम लोगों ने जाने दो यारो एक फ़िल्म बनाई थी, विच इज़ अ कल्ट मूवी। और उसमें बोले एक सीन के लिए एक बंदे को हम लोगों ने बुलाया, तो उसको हम लोगों ने कहा कि ये सीन करना है, तो उसने 500 रुपये मांग लिए। 500 रुपये थे ही नहीं। हमने उससे कहा कि भाई 200 रुपये ले कर ले, बोला नहीं 500 रुपये लेगा मैं। तो बोले फिर वो सीन मुझको खुद को करना पड़ा क्योंकि पैसे थे ही नहीं। तो सोचो, ये सारी बातें जो हैं बड़ी अजीब सी लगती हैं कई बार कहने में कि कोई इंसान कुछ करेगा तो हो जाएगा, ये होगा तो हो जाएगा, लेकिन ये सारी बातें जो है एट द एंड वहीं पर आके ख़त्म होती हैं कि आप क्या सोच रखते हो किसी चीज़ को करने के लिए। अगर आपने सोच लिया करना है तो चीज़ें होती हैं, और अदरवाइज फिर नहीं भी होती हैं। तो सारा खेल ही यहाँ का है वो।
से मुझे तो भुवन बाम इस इन्फ्लुएंसिंग सोशल मीडिया इंडस्ट्री का शाहरुख खान आई हाँ, फील। यस यस यस। भुवन बाम ने मतलब ये साबित कर दिया कि आप सोशल मीडिया को किस खूबसूरती से मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो। विदु विजय, आई एम सॉरी, मैं वो कॉन्टेक्स्ट लेना भूल गया। विदु विनोद चोपड़ा ने उस बच्चे से ये कहा था कि अब तो आपके हाथ में मोबाइल है, आप इस मोबाइल को अपनी ताकत बनाओ, इसी के थ्रू आप छोटी छोटी ऐसी शॉर्ट स्टोरीज बनाओ जिसको देखकर हमको लगे कि यार ये इतनी छोटी स्टोरी में इतना कमाल कर सकता है, तो बड़ी फिल्म में तो आग लगा देगा। तो ऐसा क्यों नहीं करते आप? हम तो खोजते हैं ऐसे लोगों को यार, जो अच्छा काम करते हैं, और सोशल मीडिया ने ये ताकत दी है। बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आज की तारीख में बड़ा नाम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कैमरे की ताकत, सिर्फ मोबाइल से आप शूट कर रहे हो, आपकी एक्सप्रेशंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ तो उसमें दिख रही है। अगर आप इन सब में महारत हासिल कर चुके हैं तो आपको काम मिलेगा। और ये इन्फ्लुएंसर जो भी कंटेंट अभी तो मतलब बहुत इजी टू एक्सेसिबल है ना, हर किसी 100%। मतलब आपके लिए बनाना भी इजी है हम्म, और लोगों तक पहुंचाना पहुंचाना भी भी इजी है। इजी है। तो अगर इफ पीपल आर एक्सेप्टिंग तो आप वो चीज आराम से कर सकते हो। और मतलब सोशल मीडिया आज के डेट में मेरे हिसाब से कुछ भी सरकार बना सकता है, सरकार गिरा सकता है, कुछ भी सोशल राइट? मीडिया से अगर कुछ बन कोई एक सकता है। क्रिएटर है या कोई भी एक ऐसा इंसान है जो सोशल मीडिया का यूज कर पा रहा है, पॉडकास्टिंग यस, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत मतलब बड़ी, बड़े yes। से बड़े क्रिकेटर, सेलिब्रिटीज, हर कोई अपने पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना चाहता है, क्योंकि Yes। आप दिखोगे तो तभी आप तभी दिखोगे। तभी बिको। पॉडकास्ट इज द बेस्ट वे टू डू इट। Yeah। आप कर रहे हो या करवा रहे हो। एक ही बात है। अगर मैं देखूं, अगर आज की तारीख में ब्रांड बिल्डिंग की, इमेज बिल्डिंग की, तो पॉडकास्ट से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि अब जो देखने वाले हैं, उनको भी पता चल गया है कि हो सकता है ये पॉडकास्ट पेड पॉडकास्ट हो, लेकिन वो ब्यूटीफुली उसको बुना होता है, उसको तैयार किया होता है कि जो पर्सन उस शो पर गेस्ट बन के आए, वो भी उसके फील्ड का एक्सपर्ट के तौर पर रिप्रेजेंट हो जाए, और दूसरा जो उस पॉडकास्ट को देख और सुन रहा है, उसको भी उस पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ नॉलेज या उसकी फील्ड का इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो पॉडकास्ट, सबसे खूबसूरत बात ये है कि पॉडकास्ट जो है बिकाऊ नहीं लगते हैं। वो लगते हैं कि वो किसी के कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए बनाए गए हैं। तो मेरे को लगता है पॉडकास्ट से बेहतर कुछ भी चीज़ नहीं है आज की मतलब तारीख में। पॉडकास्ट से आप बहुत कुछ सीख, मतलब पॉडकास्टिंग इज इटसेल्फ अ यूनिवर्सिटी, आई फील। यस, 100%। मैंने कितनी चीजें, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, वे ऑफ मार्केटिंग, वे ऑफ लाइफ, लर्निंग एबिलिटी, मैंने कितनी सारी चीज पॉडकास्टिंग से सीखी है। 100%, राइट। इनफैक्ट आप लाइफ सीखते हो पॉडकास्ट, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें तो पॉडकास्ट दे रहा है। इनफैक्ट एक चीज़ जो हम लोगों को, हम जो पॉडकास्ट करते हैं, उनको बस थोड़ा सा मेक श्योर करना चाहिए कि हम जो पॉडकास्ट के थ्रू लेकर जा रहे हैं, ये कोशिश करें कि वो सही हो। एक पॉडकास्ट, मैं क्योंकि हेल्थ पर पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं मेरे साथ में अभी, और वो क्यों हो रहे हैं भगवान जाने, शायद लोग इस तरह से जुड़ भी इस तरह से रहे हैं। एक लेडी जो कि दुबई से मेरे साथ आई थी, न्यूट्रिशनिस्ट थी, उन्होंने मुझसे कहा कि पॉडकास्टर जो है ना, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते, जो करना चाहिए। राज शमानी के एक पॉडकास्ट में किसी एक ने कहा था कि घी बहुत अच्छा होता है, घी खूब खाइए। तो घी खूब मत खाइए, घी की एक लिमिट आपको पता होनी चाहिए। शुगर कितनी खाएं, ये अगर आप कह रहे हैं कि आपको शुगर नहीं खाना है तो भी गलत है। तो शुगर का एक पार्ट तो बॉडी में इंपॉर्टेंट है, वो कितना होना चाहिए पता होना चाहिए। तो एक पॉडकास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्रॉस क्वेश्चन करे, और अगर कुछ गलत लग रहा है तो उसको उस तरह से दिखाए भी कि हो सकता है ये इन्होंने इस तरह से इसको कहा है, बताया है, लेकिन हो सकता है ये गलत भी हो। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती है। कई बार क्या होता है, हम लोग स्पेशली कुछ लोग पैसे लेके पॉडकास्ट करते हैं तो क्रॉस क्वेश्चन कुछ करने में घबराते हैं। ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक लेकर जाएँ। तो ये मेरे ख्याल से मैं सारे पॉडकास्टर से भी कहना चाहूँगा कि भले ही आप पेड पॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन मेक श्योर कि जो इन्फॉर्मेशन आपके थ्रू जा रही है वो हमेशा सही हो। क्योंकि आपको जब देखते हैं लोग ना, तो उसको फॉलो करने लगते हैं। मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ काम करता हूँ, तो वो बहुत सारे रेमेडीज़ पे बात करते हैं। तो मैं उनसे हमेशा ये कहता हूँ कि ये इन्होंने बता ज़रूर दिया है, लेकिन अगर आप इसको अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहते हो तो इसके पहले किसी एक सही एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर मिल लेना। भले इनसे ना मिले ना, हाँ, इनसे भले आप ना मिलें, लेकिन किसी एक से मिलकर आप अपने हॉरोस्कोप या बाकी सारी चीज़ें ज़रूर दिखाना, ताकि आपको लाइफ में कुछ गलत हो या सही हो तो आपको पता हो कि इसके पीछे रीज़न क्या था। तो नवनीत भाई, आप इतने टाइम से द नवनीत शो चला रहे हो, तो पॉडकास्टिंग, आप जब से पॉडकास्टिंग कर रहे हो, तो ऐसे कौन से गेस्ट हैं या ऐसे आपने क्या सीखा है जो आपको पहले नहीं पता था, और क्या क्या उससे बेनिफिट्स हुए हैं आपको? मैं बहुत सारे लोगों से मिला, तो मुझको लगता है हर पॉडकास्ट में कुछ नई चीज़ सीख जाता हूँ मैं। जैसे लास्ट मैंने रोहित अरोड़ा जी के साथ किया, वो स्पिरिचुअल बिजनेस कोच है।
तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ कही कि जैसे मैंने उनसे पूछा कि बहुत सारे लोग अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। हम लोग हमेशा इसकी बात करते हैं कि गीता में तो लिखा है कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, लेकिन सारे बिजनेस ही फल या रिजल्ट पर बेस्ड हैं। आपका बॉस तो रिजल्ट ही चाहता है आपसे तो ये कैसे पॉसिबल है? तो फिर उन्होंने एक बहुत खूबसूरत चीज़ करी कि जो धंधा है वो बिजनेस नहीं होना चाहिए आपका। जो बिजनेस है अगर वो स्पिरिचुअली किया जाए या उसको स्पिरिचुअल मान लिया जाए, तो फिर आप जो भी आप काम करते हो, आप कर्म को अगर प्रायोरिटी पर रखते हो, तो फिर उसके थ्रू बिजनेस करते हो, तो फिर हर चीज़ अच्छी होने लगती है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। सोनू शर्मा का जो मैंने आपसे कहा था कि मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट, वो मुझको एक चीज़ उनसे सीखने का मौका मिला। सिमिलरली मुझे सोनू निगम के साथ इंटरव्यू करने के दौरान एक लाइफ का अच्छा लेसन मिला था कि आपको आपके फैमिली की सबसे पहले वैल्यू करनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ सेकेंडरी हैं। एक चीज़ उन्होंने ये भी कही थी कि लाइफ के शुरुआत के जो समय होता है वो संघर्ष का समय होता है आपका। अगर आपने शुरुआत के 20-25 साल दम से मेहनत कर ली तो फिर बाकी की लाइफ आपकी आसान हो जाती है। तो ये चीज़ मैंने उनसे सीखी। मुझे अच्छे से याद है, मैं साजिद वाजिद को एक बार इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मुझको हमेशा अच्छी लगती है कि आप लाइफ में जो भी काम करो, कोशिश करो कि वो हमेशा 100% ही हो। 99 कैन नेवर बी 100% एंड 100 कैन नेवर बी 99। तो आपको हमेशा 100 के लिए ही टारगेट करना पड़ेगा, या 102 के लिए टारगेट करेंगे तब जाके 100 पर पहुंचेंगे। क्योंकि वो हमेशा अच्छा म्यूजिक क्रिएट करते हैं, और इसीलिए करते हैं कि कब कौन सा गाना रिलीज पहले उन्हें पता नहीं होता। वो डायरेक्टर की चॉइस होती है, प्रोड्यूसर की चॉइस होती है। तो अगर किसी प्रोडक्शन हाउस ने उनसे कहा कि आपको 5 गाने बनाना, तो 5 ही बेस्ट होने चाहिए। अगर एक कमतर रह गया तो वो ये कहा जाए कि वो साजिद वाजिद का एक गाना बेकार था, वो सलमान खान का गाना बेकार नहीं होगा। ओके, अगर अच्छा होगा तो सलमान खान का अच्छा होगा। तो आपको हमेशा हर काम ही अच्छा करना पड़ेगा। तो मुझको लगता है कि हर बार जब आप ये कान और दिमाग खुले रख के किसी को पॉडकास्ट या इंटरव्यू करते हो ना, तो आप हर बार कुछ बहुत खूबसूरत चीज़ सीख जाते हो। तो ये जब आपकी इंटरव्यूज़ हो रहे थे, पॉडकास्ट हो रहे थे साजिद वाजिद के साथ, इन लोगों के साथ, तो ये म्यूज़िक इंडस्ट्री कैसे चलती है? कुछ आपको बात हुई इस पे कि ये लोग पैसे कैसे कमाते हैं? क्योंकि बहुत सारे मतलब मैं कुछ इंटरव्यूज़ देख रहा था, शायद अरमान मलिक का, उसने एक्सपोज़ किया था कि ये म्यूज़िक इंडस्ट्री कैसे चल रही है। तो ये कैसे कमा रहे? क्योंकि मेजरली तो ये लोग पैसे कॉन्सर्ट्स करके कमाते हैं। अभी आप दिलजीत दोसांझ को देख लो, मतलब इतना बड़ा सेंसेशन, इतना ह्यूज कॉन्सर्ट, क्योंकि कॉन्सर्ट का बिजनेस भी अभी काफी बहुत बड़ा बिजनेस है। तो ये म्यूजिशियंस कैसे अभी पैसे कमा रहे हैं? बॉलीवुड से पैसे मिलते हैं? नहीं, बॉलीवुड से नहीं मिलते, जहाँ तक मैंने भी इन लोगों से सुना है और मेरी कॉन्वर्सेशंस भी हुई हैं। जितने भी सिंगर्स परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, ये उसी के थ्रू पैसा कमाते हैं। मुझे अच्छे से याद है, सुखविंदर सिंह ने स्लम डॉग मिलियनेयर के जय हो गाना गाया था, उसका पैसा उनको आज तक नहीं मिला है उन्होंने कहा है। और ये सॉन्ग भी बड़ा कमाल है कि ये सॉन्ग जो है सुभाष घई को सबसे पहले पिच किया गया था एक फिल्म के लिए, जो कि सुभाष घई ने रिजेक्ट कर दिया था, और फिर ही स्लम डॉग में गया और ये ऑस्कर जीत कर आया। सुभाष घई जो है, उन्होंने रहमान को एक फिल्म के लिए म्यूज़िक करने के लिए कहा था, और वो ए.आर. रहमान किसी जगह पर बाहर थे और वो ये म्यूज़िक प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। सुभाष घई इस चीज़ को लेकर बहुत नाराज़ थे कि मुझको अपनी मूवी के लिए म्यूज़िक अब शूट करना है और मेरे पास कोई गाना नहीं है, मेरे हीरोज़ की डेट, हीरोइंस की डेट फिक्स्ड है और आपके पास म्यूज़िक नहीं देने के लिए। तो वो बहुत गुस्सा थे, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, मैं कल पहुंच रहा हूँ, कल मैं आपसे सीधे स्टूडियो में ही मिलूंगा। तो सुभाष घई जो है वो स्टूडियो में पहुंच गए और उनसे पहले ही पहुंच गए, रहमान पहुंचते उसके पहले ही पहुंच गए। तो वहाँ पर जाकर देखा तो सुखविंदर पाजी जो है, उन्होंने गाना ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ था, और सुखविंदर पाजी ने वो गाना उनको सुनाया। तो उन्होंने पूछा उनसे कि ये गाना किसने बनाया? तो बोले कि ये मैंने बनाया। तो बोले ठीक है, अब चुप रहना, चुप। रहमान साहब आए तो उनने बोला कि क्या गाना है, चलो सुनाओ। तो उनने बोला कि ये गाना है, सुनिए आप। सुनवा दिया। तो उन्होंने ब्लंटली पूछा, ये गाना तुमने बनाया? तो बोले हाँ मैंने बनाया। तो उन्होंने कॉलर पकड़ ली, बोले झूठ बोल रहा तुम मुझसे, ये गाना सुखविंदर सिंह ने बनाया है। तो बोले ठीक है ना, किसने बनाया उससे क्या फ़र्क पड़ा, लेकिन अगर मैं क्लेम कर रहा हूँ कि मैंने बनाया तो मेरा गाना है। आप कैसे बोल सकते हो कि ताल में जो गाने मैंने म्यूज़िक दिया था आपके लिए, मैंने बनाया था? मैं कह रहा हूँ अगर मैंने बनाया मतलब मैंने बनाया। तो ये भी कॉन्फिडेंस अलग तरह का कि इंडस्ट्री में क्या काम चल रहा है, कौन कर रहा है, किसी को नहीं पता। लोग कहते हैं कि प्रीतम भी जो म्यूज़िक क्रिएट करता है, म्यूज़िक प्रीतम ने नहीं बनाया होता। बहुत सारे म्यूजिशियन के अंडर काम करते हैं, जो म्यूज़िक पे काम करते हैं, आइडिएट करते हैं, और निकल कर प्रीतम के नाम से बाहर आते हैं।
जो घोस्ट राइटिंग होते हैं उसी तरह से इस तरह से घोस्ट म्यूजिक क्रिएट करना भी है शायद, या घोस्ट स्टोरी टेलिंग भी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सिमिलरली बहुत सारे सिंगर्स बेचारे जो बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, उनको उनके फिल्म के गाने के लिए पैसे नहीं मिलते। उनको कहा जाता है कि अब इसके थ्रू आपको कॉन्सर्ट्स मिलेंगे कि अगर ये गाना हिट हुआ है तो आपको उसके थ्रू पैसे मिलेंगे, तो आपको इस चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ तो इंडस्ट्री में चल रही है। मैंने मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है जो कि अपने खुद का म्यूज़िक प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं बीकानेर राजस्थान में। ठीक है। तो वो सारेगामापा टीसी लोग के साथ इन्होंने अच्छा खासा काम कर रखा है, उनका खुद का रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। तो उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि ये टी सीरीज सारेगामापा ये लोग भी ना काम आउटसोर्स करते हैं। हाँ राइट। तो ये लोग क्या करते हैं कि आपने जैसे आप गाना कंपोज कर रहे हो, इन्होंने गाना कंपोज किया म्यूजिक स्टूडियो वाले छोटे छोटे जितने भी होंगे, राइट, और वो लोग प्रेजेंट करते हैं टीसी। अब उसमें से कोई पसंद अगर आ गया, उन्हें ट्यून पसंद आ गई, गाना पसंद आ गया, लिरिक्स पसंद आ गया, तो वो लोग पूरा का पूरा खरीद लेते हैं 20-30 हज़ार के पाव। और वो उसको पूरा स्टैक करके अपने पास रखते हैं। और जब कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, कोई म्यूजिक वीडियो लॉन्च करना हो मूवी में, और वो अगर जम रहा है तो वो यूज होता है। वो हो सकता है 10 साल बाद यूज हो, 5 साल बाद यूज हो, या कभी यूज ना हो। राइट। तो और उसके पैसे नहीं, क्योंकि वो 20-30 हज़ार में खरीदा जा चुका है और उसका वैल्यू उतना ही है। यही मुझे लगता है कारण कि लोगों को पैसे नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो ऐसे बहुत कम होते हैं जो खुद बना रहे हैं। और क्योंकि बहुत सिंगर्स ने ये कहा भी है ना कि उनको तो पता ही नहीं होता है कि वो गाना किस मूवी में जाने वाला है। कुछ नहीं पता होता उनको, कुछ पता नहीं होता किस हीरो के लिए गा रहे, कई बार तो उन्हें ये भी नहीं पता होता बेचारों को। कुछ लोग ऐसे जो रिलीज होने के बाद पता चलता है, अच्छा मेरा गाना इस मूवी में चला गया। राइट, नहीं पता होता है लोगों को। तो अभी जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें तो बॉलीवुड को अगर हम हटा दें तो अभी बहुत सारे इमर्जिंग इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है। तो अभी बहुत सारी बातें भी चले, जैसे हनी सिंह बादशाह में वो ब्राउन रंग का कंट्रोवर्सी कि मैंने लिखा था, किसी ने बोला मैंने लिखा, वो चल रहा है। सेम विद दिलजीत दोसांझ। मतलब आपने ये ऑब्जर्व किया है कि दिलजीत दोसांझ की जो स्टारडम है, ही इज अ लेजेंड, नो डाउट, बट वो लेजेंड से स्टारडम का जो ट्रांजिशन है ये भी कुछ टाइम से सडनली हुआ है। आपने ऑब्जर्व किया है? 100% किया। तो आपको क्या लगता है कि ये जो उनका वर्ल्ड टूर है जिसका नाम है डिलुमिनाटी, इसका कुछ है उसमें कोई भी कनेक्शन? क्या पता, मुझे मतलब इसके बारे में हम लोग कहने वाले पता नहीं क्या होता है, लेकिन मुझे अच्छे से याद, मैंने उनका एक पॉडकास्ट या कहीं इंटरव्यू में कहीं सुना था कि लॉकडाउन के दौरान उनको कुछ ऐसा एनलाइटमेंट या कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन हुआ उनकी लाइफ में, जिसने उनकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज किया है। वो जो भी कुछ थे उस लॉकडाउन के पहले या उस इंसिडेंट के पहले, वो अलग थे, और अब जो है वो अलग है। तो वो चीज़ इल्यूमिनाटी जो कम्युनिटी है उसके अंदर घुसने के बाद हुआ है या कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन ऊपर जुड़ गया है, वो शायद वो खुद ही बता सकते हैं। वो एक कहावत है हिंदी में, गूंगे का गुड़। मतलब एक जो इंसान बोल नहीं सकता, उसको अगर आप गुड़ खिलाओ और उससे पूछो कि कैसा है, तो वो ये एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि इसका स्वाद कैसा है। सिमिलरली वो जो स्पिरिचुअलिटी है, जो अंदर की यात्रा है, जो उसने एक्सपीरियंस की, वो खुद ही एक्सपीरियंस कर सकता है, उसको बता नहीं सकता। तो एक कम्युनिटी को बिलोंग करना या ना करना, उस इल्यूमिनाटी ग्रुप का हिस्सा होना ना होना, ये सब सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन वॉट एवर ही इज़ डूइंग राइट नाउ, वो है तो बड़ी कमाल की चीज़, और कहीं ना कहीं हम लोग को इंस्पायर करता है। उनका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, बोले जब मैं छोटा था तो मैं ये कहता था कि भगवान मुझे इतना बड़ा बना दे कि सब मुझको पहचाने, मैं किसी को ना पहचाना। मैंने सुना है ये मैनिफेस्टेशन नहीं तो और क्या है यार, कि मैं किसी को ना पहचानूं, सब मुझे पहचाने। अगर ऐसा हो सकता है तो मेरे ख्याल से हम लोगों को भी इस तरह के थॉट रखने चाहिए कि हम लोग अपने लिए कितना बेहतर बोल सकते हैं रोज़ सुबह उठ के, और हम रोज़ सुबह उठ कर ये पॉजिटिव थॉट अपने आप को दें कि आज का जो मेरा कल है वो धरती पर मेरे लिए होने वाला है, किसी और के लिए नहीं होगा। तो शायद चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मुझे तो लगता है दिलजीत दोसांझ इज बिकमिंग मोदी जी ऑफ इंडिपेंडेंट म्यूजिक। हाँ, मतलब फॉरेन कंट्रीज में जाके स्टेडियम फुल। आपको अंग्रेजी नहीं आती है, लोग कहते हैं अंग्रेजी आना जरूरी है, भाड़ में जाए अंग्रेजी, यार वो पंजाबी में बात कर रहा है यार भाई साहब। तो ये तब हो सकता है जब आप अपने आप को इतना बड़ा ब्रांड बना लो कि आपके लिए फिर कोई बैरियर ना हो, कोई लैंग्वेज, कोई बाकी चीज़ आपको रोक ना पाए। और ये तभी पॉसिबल होता है कि आप अपने ऊपर इतना काम करो कि बाकी सारी चीज़ें फिर दोयम दर्जे की रह जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपस में। ये इन सेलिब्रिटीज और म्यूजिक, मतलब किसी भी इंडस्ट्री, रिस्पेक्टिव कोई भी इंडस्ट्री, ये
हम लोग आज कैसे जान पा रहे हैं कि म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, हेल्थ इंडस्ट्री में क्या चल रहा है? ये सब कुछ मेरे हिसाब से वही घूम फिर के एक जगह है, दैट इज पॉडकास्ट। हाँ। क्योंकि ये सारा सोर्स वहीं से कोई ना कोई पॉडकास्ट में लोग आ रहे हैं, क्योंकि टीवी चैनल में इंटरव्यूज में तो नहीं आते हैं ना, नहीं आता। कहाँ से सोशल मीडिया पे फ्लो हो रहा है, इन सेलिब्रिटीज तक कौन पहुंच रहा है? अच्छे पॉडकास्टर्स, राइट? जैसे यू टेक द नेम ऑफ राज चमानी, मतलब काफी अच्छे पॉडकास्ट कर रहे हैं, रणवीर इलाहाबादिया काफी, मतलब दोनों अलग अलग थोड़े नीश में मुझे लगता है। और मेजरली राज इज टेकिंग केयर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, ब्रांडिंग में ज्यादा फोकस करते हैं। बट रणवीर इलाहाबादिया ने विथ टाइम, मुझे लगता है रणवीर इलाहाबादिया वाज द वन हु जिसने पॉडकास्टिंग को यहाँ तक पहुंचाया है इंडिया में, राइट? तो उसने विथ टाइम काफी ज्यादा अलग अलग नीशेस पे पॉडकास्ट बनाए, क्योंकि वो अलग अलग मैसेज लोगों तक को पहुंचाना चाहते हैं एट द सेम टाइम। बिल्कुल ठीक बात। सो वो दोनों अपने अपने जगह पे सही कर रहे हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक, दोनों में से सबसे अच्छा पॉडकास्ट आपको कौन लगता है? जैसे बीच में लोग पूछते थे कि शाहरुख, सलमान और आमिर में बेस्ट खान कौन सा? बेस्ट खान कौन? तो लोग एक फोर्थ खान का भी नाम लेते थे कई बार। तो सिमिलरली अगर ये क्वेश्चन है तो मेरे दिमाग में एक थर्ड पॉडकास्टर आता है। Okay. मुझे लगता है कि राज शमानी और रणवीर इलाहाबादिया ने अच्छा काम किया अपनी अपनी जॉनर के हिसाब से देखें तो। लेकिन मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि पॉडकास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि अगर गेस्ट शो पर आए तो जो बोल रहा है उसकी हाँ में हाँ मिलाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। उससे क्रॉस क्वेश्चन पूछकर अगर वो गलत बोल रहा है तो उसको ये बताना भी कि भाई साहब आप गलत बोल रहे हैं और ये मैसेज गलत जा रहा है। तो इस चीज़ में मुझे लगता है शुभांकर मिश्रा बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर मैं पॉडकास्टर में किसी को सबसे अच्छा मानता हूँ आज की तारीख में तो वो शुभांकर है। वो ही इज़ अ वेरी ब्लंट गाय, बिकॉज वो जर्नलिज्म बैकग्राउंड के हैं। तो जर्नलिज्म कहीं ना कहीं आपको बेबाक होना सिखाता है। मैं भी जर्नलिज्म का स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने रेडियो किया है, मैंने जर्नलिज्म भी किया है। तो मुझको भी लगता है कि जब भी कोई पॉडकास्ट पर मेरे शो पर आए, भले वो पेड पॉडकास्ट हो या मेरा बुलाया हुआ गेस्ट हो, अगर वो कोई गलत बात बोल रहा है ना तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसका सही पार्ट लोगों के सामने पेश करूं। तो आई पर्सनली लाइक शुभांकर मिश्रा। आई थिंक शुभांकर मिश्रा के ही पॉडकास्ट है, जब आपने कहा ना कि मतलब सही क्रॉस क्वेश्चनिंग, जी, तो शायद हमारे वो अनिरुद्ध आचार्य जी गए थे उनके पॉडकास्ट में, अभी रिसेंट गए, तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला था। तो उन्होंने ऐसा क्रॉस क्वेश्चन उनको किया कि प्रूफ आप बताओ, ये हो सकता है क्या? वो साइलेंट हो गए। यस, राइट, मतलब हमारे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम वाला टाइप कुछ तो था। वो ये था कि शायद गाय के गोबर से निकले अनाज की रोटी बनाकर आप किसी महिला को खिलाओ तो बच्चे होंगे पैदा, इस तरह से कुछ था। तो उन्होंने पूछा था कि आपने वैसे किए है क्या? उससे भी खतरनाक, मतलब मेरे हिसाब से, मतलब द बेस्ट पॉडकास्टर आई लाइक टू सी पॉडकास्ट इज अनफिल्टर्ड विद संदेश। वो कमाल है। यस यस यस, मतलब जो नाम रखा है ना उसने अनफिल्टर्ड है। यस यस 100%। अभी किसका मैं देख रहा था, ओवैसी का। ठीक है, तो ओवैसी जी आए, आप मुझे उन्होंने कहा कि अल्लाह कुछ, उन्होंने अल्लाह से कहा अल्लाह माफ करे या कुछ ऐसा। नवाज वाला था ये। हाँ ठीक है, कहीं तो उसने कहते नहीं मुझे तो भगवान माफ करे। यस यस, तो अनफिल्टर्ड नाम, मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हो आपके नाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही शुभांकर के साथ भी है कि अगर उनके शो को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जिस थॉट के साथ, जिस साइक के साथ आप शो कर लेकर आ रहे हो उसको आप जस्टिफाई करो। राइट। तो ये राज शमानी का बेसिकली, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। इन पॉडकास्ट में राज शमानी की बात हुई, तो यहाँ पे मैंने वायलिटी स्टूडियोज को, मैं इंदौर से तो हूँ नहीं, बट जब मैं इंदौर आया भी मैंने चालू किया तो स्टार्ट करना था ये पॉडकास्ट। तो आई एडमायर राज शमानी अलॉट इन पॉडकास्ट, क्योंकि मैं कुछ समथिंग वैसा ही कुछ करना, दैट्स व्हाट माय एम इज, कि मैं वैसा ही उससे बेटर कुछ करूँ, बट उस जॉनर में थोड़ा सा करूँ, राइट। तो मैंने उनको एक दिन डीएम किया कि आपने इंदौर छोड़ दिया है, आप मुंबई शिफ्ट हो गए हो, तो आपने इंदौर में वो स्पेस वेकेंट रखा हुआ है, तो मैं वो पॉडकास्ट यहाँ स्टार्ट करूंगा एंड अ डे विल कम व्हेन यू विल ट्रैवल बैक टू इंदौर, बट दिस टाइम फॉर द शो एट द JR शो, फॉर अ पॉडकास्ट एट द JR शो। ये हो यार, मैं उम्मीद करता हूँ मैनिफेस्टेशन 100%। अच्छा, मैं एक चीज़ और बिलीव करता हूँ जयेश, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारे अलग अलग स्टेट के आर्टिस्ट को देखता हूँ, और जब मैं मध्य प्रदेश के या इंदौर के आर्टिस्ट को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इंदौर के आर्टिस्ट ने बड़े कमज़ोर दिल के हैं। ये मैंने टाइम के दौरान सीखा कि मैं ऐसे बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ जो अभी आज की तारीख में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ गुड सेलिब्रिटीज़ ऑल्सो जो कि इंदौर का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो म्यूज़िक इंडस्ट्री हो, एक्टिंग इंडस्ट्री हो। लेकिन ना ये बड़े घबराए हुए रहते हैं, ये घबराते हैं आपको हाथ देकर ऊपर उठाने में।
वहीं अगर आप किसी और स्टेट के आर्टिस्ट की बात करोगे ना, जैसे अपन लोग राघव जुएल की बात करें, राघव जुएल जब भी अपने स्टेट में जाते हैं तो वहाँ के जितने भी आर्टिस्ट होते हैं उनके साथ बैठकर बात करता है बंदा, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी डाउन टू अर्थ, उनके साथ मिलकर कंटेंट क्रिएट करता है बंदा। लेकिन हमारे यहाँ के आर्टिस्ट जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एक्स्ट्रा टेंट्रम शो करते हैं। अच्छा, ये बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ के साथ में। वो आपको दिखाना चाहते हैं कि आप बहुत नीचे के इंसान और आप हम तक अब कभी नहीं पहुंच पाओगे। मुझको ये चीज़ बड़ी बुरी लगती है। हमको एज एन आर्टिस्ट, जैसे हम लोग आज एक साथ बैठे, हम दोनों पॉडकास्ट की इंडस्ट्री में काम करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाकी लोग ऐसा नहीं सोचते। बाकी लोग सोचते हैं कि मैं ऊपर बढ़ गया, बस ये नीचे पड़ा रहे। तो मेरे शो पर, पॉडकास्ट पर आने के पहले भी 5 बार मुझको ये बताएं कि मैं आ रहा हूँ, मतलब शायद कोई बहुत एहसान कर रहा हूँ तेरे ऊपर मैं। तो मैंने फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे ये करना शुरू किया जयेश, कि मैंने अपने शो पर सेलिब्रिटीज़ लाना बंद कर दिए। आप देखना पिछले 20-22 पॉडकास्ट से मेरे शो पर एक भी सेलिब्रिटी नहीं आया। और ऐसा नहीं कि शो नहीं चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, लोग अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे समझ में आया कि शो पे कंटेंट इज द किंग। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो फिर सेलिब्रिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। तो ये लोगों ने मुझको नीचा दिखाकर ये बता दिया कि अगर वो ना भी करें और अगर मैं उनके साथ ना भी जा पाऊँ, तब भी अगर मैं अपने दम पर कुछ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो लेकिन मुझको ये चीज़ हमेशा लगती है कि अगर मेरे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, अगर मुझे कोई अगर कहे कि यार क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो, ये मैंने इसके पहले भी किया। और ऐसा नहीं कि किसी के नीचा दिखाने के बाद मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अगर मेरे पास कोई आया तो मैं उसको किसी बेहतर तरीके से हेल्प कर पाऊँ, चाहे जॉब क्रिएट करने में हो या उसको कहीं फीचर करने में हो, मैं ज़रूर करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं वो एक दूसरे को हेल्प ज़रूर करें, क्योंकि दुनिया तो ऐसी ही चलती है यार। अगर आप सोचो कि मैं सबसे बड़ा और मैं ही हमेशा बड़ा रहूँगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आप भी एक ना एक दिन नीचे ज़रूर आओगे, और जिस दिन नीचे आओगे फिर आपको रियलाइज़ होगा कि यार मैंने उस टाइम पे गलत किया था। एग्जैक्टली। आपने कहा कि इंदौर के ऐसे लोग हैं, मतलब आप इंदौर में ऐसे लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो बहुत ऐसे लोग मैंने भी सुना। दैट्स व्हाई आई सेलेक्टेड इंदौर कि मैं यहाँ पे अपनी बिजनेस को एस्टेब्लिश करूंगा, दो आई एम नॉट फ्रॉम हियर बट नाउ आई फील आई एम फ्रॉम हियर। तो इंदौर के और ऐसे कौन से बिजनेस बैकग्राउंड के लोग हैं या आर्टिस्ट एक्टिंग बैकग्राउंड के और कौन से लोग, आप बहुत टाइम से इंदौर में रह रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और आप कुछ जानते हो उनको पर्सनली या इनडायरेक्टली वे में? मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं ऐसे, किसी एक का नाम लेना थोड़ा सा किसी को बढ़ाना, किसी को छोटा दिखाना होगा। लेकिन सलमान अच्छा कर रहा है। सलमान अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है पता नहीं, लेकिन सलमान खान भी इंदौर अपने आप को इंदौर का नहीं बताता। हाँ, ये बड़ा प्रॉब्लम है कि आप जिस जगह के रहने वाले हैं, आप उस चीज़ को बड़ा बताना नहीं चाहते। आई तो प्राउडली से मैं जिस भी किसी शो पर जाता हूँ, मैं शो की शुरुआत ही अपने नेटिव प्लेस से करता हूँ। मैं नेपनगर बोलता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि शायद मैं अगर वहाँ पैदा ना होता शायद तो मैं आज जाना होता। सिमिलरली विद किशोर कुमार लास्ट टाइम तक, जब तक जिंदा रहे, वो कहते थे कि हम क्या एक लाइन होती थी उनकी कि दूध जलेबी खाएंगे और खंडवा में बस जाएंगे। मतलब ही वॉज नॉट हैप्पी इन मुंबई, और वो चाहते थे कि रिटायरमेंट के बाद वो वापस खंडवा जाएं, अपने बच्चों के साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी बिताएं। तो आप जिस जगह के रहने वाले हैं, उस जगह के आसपास के लोगों को आपको, मेरे को लगता है कि थोड़ा सा प्यार सम्मान वो देना चाहिए। नहीं मतलब क्योंकि आपके नेटिव प्लेस, अब जहाँ से हो, जैसे मैं जब भी मिलता हूँ तो आप रांची से हो, मैं रांची से हूँ, आई एड्रेस। कुछ लोगों को रांची पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। तो जिनको पता है वो समझ जाते हैं, जिनको नहीं पता तो मुझे एक सबटाइटल ऐड करना होता है जहाँ से धोनी है, राइट। तो वैसे ही यहाँ के भी बहुत, यहाँ पे मैं जितने लोग को जानता हूँ पहले से या अभी मैं देख रहा हूँ, तो 1% जो हमेशा ये एड्रेस करता है कि हाँ मैं इंदौर से हूँ और ही इज प्रोमोटिंग इंदौर अलॉट, दैट इज अनुभव दुबे। यस, ठीक है, वो बहुत हाँ, अनुभव ने इंदौर का नाम इंडिया भर में काफी किया है। पीपल नो कि चाय सुट्टा बारिश फ्रॉम इंदौर, राइट। डिड यू हैव द प्लेजर टू मीट हिम समटाइम? 100%, वो मेरे छोटे भाई की तरह ही है। अच्छा। और सबसे अच्छी बात ये कि मैंने उसको बहुत मतलब ग्रास रूट लेवल से मेहनत करते हुए देखा है। मुझे अच्छे से याद है, मैं एक इंदौर में एक बहुत बड़ा गरबा होता है, मैं उस गरबे का हिस्सा बनने के लिए गया था। अभिव्यक्ति है, मैं फ्री में प्रमोट नहीं करना चाह रहा था। तो मैं उस गरबे का हिस्सा बनने के लिए गया था, और गरबा ड्यू टू सम रीजन थोड़ा सा लेट हो रहा था। तो मैं और मेरे साथ मेरी को जॉग जो थी, हम लोग बहुत देर तक बैठे रहे, और हमको लगा यार कुछ अच्छी चाय मिल जाए तो मज़ा आ जाए। और हमारे साथ जो हमारे मार्केटिंग वाले भाई साहब थे, उन्होंने कहीं से 2 बच्चों को पकड़ कर लेकर आया। एक बहुत दुबला सा बच्चा जो है चाय लेकर आया, और उसने मुझको चाय दी। और बहुत तहजीब से बात करने वाला एक बच्चा, जिसका अंग्रेज़ी भी अच्छी, हिंदी भी अच्छी, वो मुझको चाय पिला रहा था। मुझको समझ में आ गया था कि ये पढ़ा लिखा बच्चा है जो चाय बेच रहा है। तो मैंने उसकी चाय पी, तो चाय का टेस्ट सबसे पहली बात मुझे अच्छा लगा। मैंने बोला भाई बहुत अच्छी चाय है यार ये। तो उसने अपना फिर पूरा
स्टार्टअप का जो आइडिया था मेरे सामने पेश किया कि भैया ऐसा 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 ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझको एक चीज़ समझ में आई कि जब आप कोई बड़ा थॉट लेकर चलते हो ना, तो आपको शुरुआत तो बिल्कुल ज़मीन से करनी पड़ती है। तो चाय बाँट रहा था So और that सिर्फ was Anubhav you met there. यस, ये किस साल की बात है? ये 2014-15 के आसपास की बात होगी। तब उसने मुझसे मिला था और उसके बाद मुझे अच्छे से याद है कि मुझसे बताता था कि हम लोग मॉल में जाते हैं भैया, और मॉल में जाकर ऐसे 15-20 लोग बैठे होते हैं, उनके बीच में जाके बात करो, चाय सुट्टा बार का नाम सुना है तूने? हाँ, बहुत और अच्छा ब्रांड है भाई, मैं उसकी चाय पीना। लॉकडाउन के टाइम हाँ। पे एक पॉडकास्ट में भी अनुभव ने Yes, कहा था कि हाँ। हम लोग तो अपनी ये करता मार्केटिंग था, भी मुझे ऐसे ही मालूम है, करते उसने मुझे थे। बताया था कि बोले भैया मैं ऐसा-ऐसा करता हूँ, और वो स्ट्रैटेजीज़ कितनी काम करती हैं। राइट। बच्चों के बीच में उसकी दीवानगी थी, मुझे अच्छे से याद है। हम लोगों ने एक रेडियो पर एक शो किया था, चैरिटी। तो चैरिटी मतलब चैरिटी नहीं थी, वो चैरिटी थी। हम लोग अलग-अलग जगह पर जाकर कहते थे कि आप अगर आप एक चाय पीते हो तो एक चाय की जगह आप 2 या 3 चाय के पैसे वहाँ पर डोनेट कर दिए, तो ठंड के टाइम पे जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको कोई चाय ये अपनी तरफ से पिला देंगे। तो वहाँ पर गया तो वहाँ पर बच्चों की तादाद इकट्ठी थी। तब मुझे पता चला कि चाय के लिए भी दीवानापन कोई क्रिएट कर सकता है, और वो क्रेज़ उसने क्रिएट किया। और एक बहुत खूबसूरत बात जो वो हमेशा कहता था, उसने किसी पॉडकास्ट में भी शायद कही है कि जब भी आप हमारी चाय पिएंगे तो आप देश की मिट्टी को चूमेंगे। तो ये थॉट प्रोसेस ही तो है। आप वो जो मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा था कि आप धंधे को धर्म मत बनाओ। अगर आप धंधे को धर्म बना लोगे तो आप सबसे गंदा काम कर रहे हो। तो वो उसने बहुत खूबसूरत चीज़ की कि उसने अपने देश को वो रिस्पेक्ट दी, जिससे लोगों ने इससे कनेक्ट किया। नहीं मतलब आई पर्सनली रिस्पेक्ट अनुभव अ लॉट, क्योंकि मैं एक ही बार मिल पाया उनसे, दिल्ली में एक इवेंट में मैंने मिला था जी। 2 मिनट 3 मिनट का इंटरेक्शन हुआ था, वी हैड अ फोटो, बट वो 2-3 मिनट में ही ना मतलब उनके अंदर ये कि वो आपको स्पेशल फील कराएंगे। 100%। वो मतलब एकदम डाउन टू अर्थ। वो बिजनेस कम्युनिटी का शाहरुख खान है। हाँ, बिजनेस कम्युनिटी का शाहरुख खान है। आई टोटली एग्री ऑन दैट। मतलब इंदौर को प्रमोट करना, जिस तरीके से उन्होंने अपने ब्रांड को बनाया है, पोर्ट्रे किया, जिस तरीके से लोगों से वो मिलते हैं, जिस लहजे से मिलते हैं, और मतलब मुझे नहीं लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में कि कोई अपना धंधा चला रहा है उसकी इतनी फैन फॉलोइंग है जितने अनुभव की। एंड द ओनली रीजन इज कि उसके अंदर कोई घमंड नहीं है। कोई घमंड नहीं। वो अगर किसी बच्चे से भी मिल रहा है तो वैसे ही मिलेगा, आपसे मिल रहा है वैसे ही मिलेगा, मुझसे मिलेगा वैसे ही। तो उस बंदे ने आई टोटली एग्री कि इंदौर का नाम तो आगे किया है। मैं कभी मिलूंगा तो आई विल डेफिनेटली टेल कि ये चीज है। और आई थिंक जाकिर खान, अरे जाकिर खान भी बहुत प्यारा बच्चा है यार। मुझे अच्छे से याद है, बच्चा इसीलिए बोल देता हूँ मैं क्योंकि मुझे अच्छे से याद है व्हेन आई वाज वर्किंग विद बिग एफएम। मैं बिग एफएम ऑलमोस्ट छोड़ने के कगार पे था, और मुझको मेरे जो क्लस्टर बिजनेस हेड थे उन्होंने मुझसे कहा था कि यार एक बैकअप देकर जाना, अच्छा बच्चा कोई जो अच्छा रेडियो कर पाए तेरे तरह। तो जाकिर मेरे पास आया था। जाकिर को रेडियो करना था, तो जाकिर मेरे पास आया, उसने ऑडिशन वगैरह दिया और मुझे इतना अच्छा लगा। उसके अंदर ह्यूमर, सटायर, एक ओरिजिनलिटी जो थी ना वो हमेशा से थी। तो जब जाकिर मेरे पास आया तो मैंने उसका पूरा ऑडियो रिकॉर्डिंग और पूरा जो फीडबैक था वो मेरे बॉस को भेजा। और जैसे मैं बिग एफएम छोड़ने के कगार पे था, मेरे बॉस भी ऑलमोस्ट उसी जगह पर थे कि वो भी छोड़ने ही वाले थे। तो वो बोल रहे थे कि जितनी जल्दी ऑडिशन करा देगा मेरे लिए भी ठीक होगा कि मैं फटाफट उसको फाइनल करके फिर मैं भी निकलूँ यहाँ से यार। लेकिन उस बीच में कुछ छुट्टियाँ आ गई, ये सारी चीज़ें रहीं और वो उसके पहले ही चले गए। तो मेरा ये ऑडिशंस की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करवाना, ये फीडबैक्स देना, ये सारा इतने दिनों तक चलता रहा कि वो मेरे पास कम से कम 3 से 4 बार फ़ोन किया उसने कि यार भैया कुछ हुआ क्या? मैं उसको हर बार बोलता यार ज़ाकिर अपन देखते हैं, कुछ मैं ट्राई कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, लेकिन नहीं हुआ वो। फिर जब मुझे ऐसा लगा कि अब कुछ सिचुएशन फिर बन सकती है, तो मैंने फिर वापस से अपनी नेशनल टीम को कॉल करके पूछा कि यार एक बच्चा आया था, उसके लिए कुछ कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ यार इसको ऑडिशन ठीक था, तुम उसको बुला लो। आई कॉल्ड हिम अप कि ज़ाकिर ऐसा-ऐसा बन रहा है, तो बोले भैया मैं दिल्ली आ गया यार। कट टू आफ्टर 5-6 मंथ्स उसका फर्स्ट स्टैंड अप आता है, और फर्स्ट स्टैंड अप ही इतना फाड़ू होता है कि लोग ज़ाकिर खान के दीवाने हो जाते हैं। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो थोड़ी चीज़ें होने के लिए समय मांगती हैं, और जो जिस टाइम पर होने वाला होता है वो वैसे ही होता है। पंकज त्रिपाठी से किसी ने पूछा था कि राम गोपाल वर्मा ने आपको उस टाइम पे ले लिया तो राम गोपाल वर्मा की तो निकल जाती, तो उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली थी कि नहीं ऐसा नहीं होता, जो जिस टाइम पर होने वाला था तभी होता है। अगर उस टाइम पर शायद राम गोपाल वर्मा मुझको ले लेते, सत्या फिल्में जो भी फिल्में, तो शायद वो उनके लिए भी अच्छा नहीं होता और मेरे लिए भी अच्छा नहीं होता। हो सकता है हम लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पाते। तो सिमिलरली अगर उस टाइम पे जाकर रेडियो कर रहा होता तो शायद रेडियो करता रह जाता बेचारा बहुत दिन तक, और यहाँ तक पहुँचने में टाइम लग जाता। तो पर वो बहुत कमाल की मेमोरी रही। फिर कट टू जाकिर जब किसी शो के प्रमोशन के लिए इंदौर आया, आई वाज डूइंग रेडियो, तो मेरे बॉस वगैरह उस जाकिर के बहुत बड़े फ़ैन थे, तो वो बड़े एक्साइटेड थे कि जाकिर हमारे स्टूडियो आने वाला है।
और आया तो सब लोग बैठ के जाकिर से बात कर रहे थे और मैं शो में था, तो मैं शो से जब जाकिर से मिलने आया तो उन्हें सबके सामने बोला यही वो आदमी है जिसके चलते मैं इंदौर में रेडियो नहीं कर पाया। तो ही वॉज लाइक वेरी वेरी डाउन टू अर्थ गाय, और पुरानी सारी खटासों को मिटाते हुए बहुत प्यार से लोगों से मिलना उसको बहुत अच्छे से आता है। तो ये जाकिर की काबिलियत है कि वो पुरानी बुरी चीज़ों को भी दिल में लेकर नहीं चलता, वो हमेशा अच्छी चीज़ों के ऊपर ध्यान देता है। एग्जैक्टली मतलब मैं भी पर्सनल मैं जब कॉलेज में था तो हमने एक करवाया था शो जाकिर खान का, तो वहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम मिला था और वो शो क्या हिट था, मतलब क्या फैन फॉलोइंग उस टाइम, ये बात है 2017-18 की, क्या फैन फॉलोइंग है, मतलब आप उनका कोई शो देख लो, शायरी, आई लव द शायरी, वो कंप्लीट एक्टर है, कमाल का कलाकार है, उसके अंदर सारी चीज़ें, सितार उनके वालिद जो हैं और उनके सेट फोर फादर वो सब यही संगीत की फिटर्निटी को बिलोंग करते हैं, तो वो सितार बहुत अच्छा बजाता है। राइट। सो आप इंदौर में इतने टाइम से हो, ठीक है, ऑलमोस्ट 24 साल हो गए। 24 साल। व्हाट डू यू लव द मोस्ट अबाउट इंदौर? इंदौर के लोग बहुत प्यारे हैं यार। सेम +1। यस, यही रीज़न था कि मैंने इंदौर चूज़ किया था, क्योंकि मैं दिल्ली मुंबई कहीं पे भी शिफ्ट हो सकता था, राइट। मैंने इंदौर चूज़ किया रीज़न कि मैं 1-2 बार आया था, यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं, मतलब दिल हेल्प यू आउट किसी भी वे में। यस, अगर आपने किसी से 1 रुपये मांगा तो आपको 10 रुपये निकाल कर देगा कहीं से भी हो। वो खुद शायद सफ़र करे उसके बाद में, लेकिन he'll help you out 100%। ये इंदौर है। इंदौर के लोग कभी भी किसी को मदद करने में या आगे बढ़ाने में कभी पीछे नहीं हटते, ये खूबसूरती है इंदौर तो मेरा, क्योंकि मैं भी एक वैसा इंसान हूँ कि आई वांट टू हेल्प, मैं मेरे से जितना होगा मैं कर सकता हूँ, तो मुझे लगा कि जैसी सिटी है वैसा ही शायद मैं हूँ, तो मैं जल्दी डेवलप कर जाऊँगा, तो यही चूज़ कर। प्लस यहाँ पे क्या है कि हमारा जो बिजनेस है कि हम ब्रांड्स के शूट्स और पूरा फाउंडर्स के ORM इनसे बहुत सारी चीज़ों पे काम करते हमने कर रखा है। तो यहाँ पे ना मुझे ये पता चला जो कि ये बहुत हिडन है, यहाँ पे बहुत ब्रांड्स हैं और बहुत ब्रांड ओनर्स हैं। यस, बिल्कुल। लोगों को लगता है सब दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में, यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े ब्रांड हैं जिन्होंने बहुत बड़े-बड़े बिजनेस बना रखे हैं। तो दैट्स व्हाई कि मुझे इंदौर आना है। राइट। अब किमेरिका इज अ वेरी बिग ब्रांड, वेरी गुड इंदौर का ब्रांड है यार, क्या कमाल कर रहा है। मोहित भाई इज अ वेरी गुड फ्रेंड, तो उनकी भी स्टोरी बड़ी कमाल की रही। जब पहली बार पहले होटल इंडस्ट्री में वो जो है अपने सारे प्रोडक्ट जो है वो होटल में दिया करते थे, और कैसे ये दिमाग में आया कि इसको और कैसे बड़ा किया जाए, तो जब सोचा कि बड़ा करेंगे तो पैसे नहीं थे इस बड़े लेवल पर लेकर जाए, तो किस तरह से उनको भी लोगों ने सपोर्ट किया और वो इस लेवल पर पहुंचे। तो ये भी एक बड़ी कमाल की स्टोरी। हम लोग कोशिश करेंगे कि मोहित भाई को और उनके भाई को अपन शो पर लेकर आए, उनकी भी जर्नी बड़ी कमाल। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं इंदौर के जो डूइंग रियली गुड, और लोगों को पता नहीं कि इंदौर से हैं। हाँ सही, मुझे भी नहीं पता। मैं यहाँ आया तो उसके बाद मुझे ये पता चला कि और भी कितने सारे ब्रांड्स जिनके बारे में मैं जानता नहीं था, और दे आर डूइंग ग्रेट, मतलब CRs में बिजनेस है 100%, बट दे आर हिडन। तो यही मेरा था कि यहाँ पे मैं आऊँ, मैं यहाँ पे अपना ब्रांड एस्टैब्लिश करूँ और यहाँ के फाउंडर्स को, ब्रांड्स को मैं अपने एक्सपीरियंस से हेल्प कर पाऊँ ग्रो करने में, राइट। ठीक है, ब्रांड्स। और क्योंकि मुझे ये लगता है कि पर्सनल ब्रांडिंग फाउंडर की, कंपनी के ओनर की उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना ब्रांड की मार्केटिंग है, राइट। और ये मेरे ख्याल से अनुभव ने साबित कर दिया। चाहे सुट्टा बार इक्वली बिग ब्रांड, लेकिन अनुभव दुबे भी इतना इक्वली बिग ब्रांड बना रखा है। तो अगर आप ये कर पाते हो तो आप बहुत साथ में ऊपर बढ़ते हो, अदरवाइज ब्रांड बढ़ गया आप वहीं पड़े रह गए। तो कुछ लोग ऐसे हैं, इंदौर में ही बहुत लोग हैं जिन्होंने अपना ब्रांड तो 100 करोड़ का बना लिया, बट फाउंडर को कोई नहीं जानता। सही बात, राइट। तो देयर वी कम इन। तो मुझे लगा था कि हाँ, इंदौर में बहुत पोटेंशियल है, और अभी तक सही में 3-4 महीने मुझे हो गए, सही में पोटेंशियल है 100%। मेरे ख्याल लगता है कि हम जैसे लोग जो ये पॉडकास्ट के थ्रू या जो हम लोग वीडियो प्रोडक्शन के थ्रू काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को प्लेटफॉर्म दे पाएंगे जिसके वो हकदार हैं, जो अभी तक नहीं मिल पा रहा था उनको। ठीक है नवनीत भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर कमिंग एट द जयेश रंजन शो। थैंक यू। वी विश कि आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छे से करो। आपका शो हम देखते हैं, मुझे पता है बाकी लोग भी देखते ही होंगे, और अगर आप RJ नवनीत को फॉलो करते हो तो ये बहुत अच्छे पॉडकास्ट करते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो आप अभी जाओ RJ नवनीत को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और उनका कंटेंट देखो। थैंक यू सो मच। और सिमिलरली जयेश भी अभी पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप जयेश की पॉडकास्ट भी देखें, उन्हें सब्सक्राइब करें और बताएं हमें कि हम और बेहतर दोनों क्या कर सकते हैं। हमारी इच्छा यही है कि हम इंदौर जैसे शहर में रहकर वो काम करें जो शायद लोग मुंबई दिल्ली जाकर करना चाहते हैं। हम इस शहर को अब छोड़ने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है नवनीत भाई, सी यू, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।